गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। ऑडियो इज फाइन, साउंड क्लियर, परफेक्ट। ओके ओके ओके, चलिए। तो आज हमारा पहला दिन है, पहला सेशन है। तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम पूरे के पूरे चैप्टर में कैसे पढ़ने वाले हैं, यानी आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी दोनों के लिए ही आज ही बता दूंगी मैं। तो आपका ये मॉड्यूल 1 स्टार्ट होने से पहले चलिए फटाफट से, जो लोग नए हैं या जो पहले भी एग्जाम्स को दे रखे हैं, तो आपको पता है कि किस तरीके से एग्जाम्स आपका कंडक्ट कराया जाता है। स्टिल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है ना, जैब एग्जाम आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक होता है जिसको हम आईएएफएस बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा है पीपीबी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तीसरा है एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बैंकर्स। एंड लास्ट वन इज द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके जैब एग्जाम्स पूछते हैं। गाइस, आपके जैब के सर्टिफिकेट के लिए ना ये चारों ही पेपर आपके क्लियर होने चाहिए। अगर चारों में से कोई एक भी पेपर आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको कोई भी जैब का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मैंने ये चीज पहले भी बताया है यूट्यूब की क्लासेस में कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया, चारों सब्जेक्ट का पेपर दिया और 2 को सिर्फ क्लियर किया, तो इन दोनों का क्रेडिट आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा। यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट के आपको पेपर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप दोगे क्या? सिर्फ इस दोनों सब्जेक्ट्स के पेपर को दोगे। ठीक है। तो ये एक आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का आता है। ठीक है। सारे आपके 100 मार्क्स के होते हैं। पैटर्न कैसा होता है गाइज इसका? तो आपके ये जो 100 मार्क्स होते हैं ना, इसको 3 तरीके से बाइफरकेट किया गया है। उसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक आता है जिसमें 0.5 मार्क्स के 50 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एक आता है 1 मार्क्स का 25 क्वेश्चन। और एक आता है आपको 2 मार्क्स के 25। टोटल मिला के कितने हो गए? 100। ये कितने हो गए? 25। ये कितने हो गए? 25। और ये कितने हो गए? 50। टोटल कितने हो गए? 100। तो यानी कि आपको एक वन लाइनर टाइप का भी क्वेश्चन, 50 ऐसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या 1-2 लाइन के केस स्टडीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जो 1 नंबर वाला होगा। ठीक है। एक आएगा आपका 2 नंबर का, ये थोड़े बड़े बड़े केस स्टडीज होते हैं या कुछ ऐसे टफ न्यूमेरिकल्स आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है। ओके। मैं चैट भी देख रही हूँ साथ के साथ। तो इस तरीके से ना आपका हर एक, चारों सब्जेक्ट्स इसी तरीके से आते हैं। यही आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जो लोग नए हैं उनके लिए ये सारी डिटेल्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अब आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि जब आप एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करते हो ना गाइस, तो आपको हर एक एग्जाम के डेट तो पता ही होने चाहिए। द रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, यानी कि आप लोग जो पेड बैच वाले हो, मैं चाहूंगी कि आप लोग 2 से 8 के बीच में जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए भी मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए एक प्रोसेस बता दूंगी। लाइव क्लासेस ले लूंगी मैं यूट्यूब पे। आप लोग देख लेना कैसे आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। ताकि आप एक्स्ट्रा फीस ना दो। और बाद में ना सर्वर एरर्स बहुत देखने को आपको मिलते हैं, तो उस बेटर कि आप पहले ही अपना एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन जो है सब कर कुरा के बैठ जाओ। ठीक है। पहली चीज, एग्जाम का डेट याद कर लो, प्रिंट कर लो, दिमाग में छाप लो। ठीक है। ये आपके एग्जाम्स के डेट हैं और इसी डेट पे आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है। 3 मई को आपका आईएएफएस का पेपर है एंड 9 मई को आपका पीपीबी का पेपर होने वाला है। डोंट वरी, इससे पहले आप एकदम रेडी हो चुके होंगे पीपीबी के लिए। ठीक है। 10th को आपका एएफएम का पेपर है एंड 17th को गाइस आपका आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है। आरबीडब्ल्यूएम सबसे लास्ट पेपर होता है, दो वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको माना जाता है। रीजन ये है कि अगर आप इस तीनों में से किसी एक में भी गिर गए ना, किसी एक में भी आपको कम मार्क्स आया ना, तो ये आरबीडब्ल्यूएम ही है जो आपको बचाता है। ठीक है। तो नैया जो पार कराने वाला है आपको जैब एग्जाम में, वो आरबीडब्ल्यूएम है। मास्टर स्ट्रोक की तरह ये काम करता है गाइस। ठीक है। मान लो इकोनॉमिक्स है ना, हमेशा टेक्निकल आते हैं। बहुत सारे आप लोगों में से स्टूडेंट्स होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे, बेसिकली साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे। उनके लिए तो एएफएम या इकोनॉमिक्स तो समझो कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये दोनों, पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम, बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बैंकिंग के नॉलेज तो आपको होंगी ही। और आप लोग मैक्सिमम लोग इसमें बैंक में ही जॉब कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको सब समझ में आएगा कैसे कैसे हमको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है। तो ये था आज का नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखा दिया है।
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब क्लास के बारे में, ठीक है। ये तो ओवरव्यू हो गया कि क्या क्या आपको होने वाला है, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं। नाउ कमिंग टू RBWM, मॉड्यूल वाइज वेटेज देख लेते हैं। मई 2023 से लेकर के मई 2000 नहीं, नवंबर आ जाओ आप। अब नवंबर 2025 तक आ जाओ। ये पूरा ट्रेंड है आपके RBWM का। मतलब ना तो इससे बाहर, ना तो इससे कहीं और, आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन नहीं आता है। पूरे ट्रेंड को अगर देखा जाए गाइस, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आपका RBWM है 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, ठीक है। एक आपका एडिशनल होता है, तो ऐसे मान के चलो तो 5 मॉड्यूल हो जाते हैं, ठीक। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी सबसे कम वेटेज रखता है आपका। 30 से 35% का इसका वेटेज होता है, इससे ज्यादा का इसका वेटेज नहीं है। अब इसमें भी आप देखोगे कभी ए से ज्यादा आ जाएगा तो कभी सी से ज्यादा आ जाएगा, दोनों ही थोड़े बहुत आगे पीछे है। मतलब इतना ज्यादा इसका वेटेज नहीं है जितना आपका मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी का देखने को मिलता है। 65 से 70% ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आते हैं जैब एग्जाम्स में, वो मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी से आते हैं गाइस, ठीक है। तो हम जब प्रिपरेशंस करेंगे और हम जब यहाँ पे क्लासेस लेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा मॉड्यूल बी के MCQs को करेंगे, PYQ को करेंगे। सिमिलरली आपका मॉड्यूल डी का होगा। दो बाकी को भी हम स्किप तो नहीं करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपके लिए अब जो गेम चेंजर बनता जा रहा है ना, जो IIBF थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मई 2025 से, IIBF ने आपके एग्जाम के थोड़े से पैटर्न को हिला दिया है। हिलाने का मतलब ये है कि पहले कभी भी एडिशनल से आपके क्वेश्चंस नहीं आते थे एग्जाम में। ये चीज ध्यान रखिएगा। एडिशनल ना तो जल्दी कोई पढ़ाता था आपको, ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ आपको एडिशनल टॉपिक्स पढ़ाए ही नहीं जाते थे। अब क्या हो रहा है, एडिशनल से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 से 15% आपको देखने को मिल जाते हैं। और बचाता यही है क्योंकि बहुत इजी है, पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू है आपके RBWM का। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। मेरी क्लासेस कैसे चलने वाली है वो मैं आपको बता दूं। हर टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड PYQ अगर आ रखा है तो मैं आपको जरूर दिखा के सॉल्व कराऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, MCQ कोई मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो मैं आपको डाल के पहले सॉल्व करा दूंगी। इसके अलावा पूरा PPT खत्म होने के बाद आपके लिए 10-15 मैंने प्रैक्टिस MCQs डाले हैं। वो प्रैक्टिस MCQs के आंसर्स भी मैंने इसमें लिख रखे हैं, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट होता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं से भी आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज जब आपके RBWM के सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको 500 से लेकर के 1000 PYQ MCQ देने वाली हूँ, दोनों सब्जेक्ट के, चाहे वो RBWM हो चाहे वो PPB हो। सिर्फ आप ही लोगों के लिए है जो पेड बैच को ज्वाइन किए हैं, ठीक है। जो यूट्यूब पे मेरी सेशंस देखने वाले हैं, क्योंकि ये पहला दिन का सेशन आपके यूट्यूब पे जाने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ यूट्यूब वाले आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पेड बैच वाले हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये मिलने वाला है, इसके PDFs मेरी तरफ से आपको मिलेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है आप लोगों के लिए, एक्सप्लेनेशंस के साथ दूंगी। और इसको आपको एंड में पढ़ के जाना है। आई बेट यू 60 से बिलो मार्क्स किसी को नहीं आएगा, 60+ ही आने वाले हैं। 60 बिलो मेरे आज तक पढ़ाए हुए से किसी बच्चे को नहीं आए हैं, तो आई होप कि आप लोगों को भी ना आए। बस मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे आप लोगों को पढ़ना है। जो जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार मार्क करते हुए चलूंगी मैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? हाँ, ओके, थम्स अप। सोना किसी को नहीं है, क्लास में 2 घंटे की क्लास है, नींद में कोई नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए। स्टार मार्क करती चलूंगी सारे टॉपिक्स को। PDF मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो भाई बना सकते हैं, वो आप पे है, अप टू यू है। अदरवाइज मैं क्लास की PDF आपको देने वाली हूँ। क्लियर है? हाँ जी, काफी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं बताएं, चैट सेक्शंस का भी इस्तेमाल करना है आप लोगों को। सेशन मेरा इंटरेक्टिव होएगा, वन वे सेशन मेरा कभी भी नहीं होना चाहिए। काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है, जो लोग भी बाद में रिकॉर्डेड सेशंस को देखने वाले हैं, गाइस आप लोग अगर लाइव सेशंस में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सेशंस को करना है, ठीक है। हाँ जी, ओके है, थम्स अप कर दीजिए। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? फिर सेशन को प्रोसीड करेंगे गाइस आगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके सर, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी नाइस। गौरव सर, रवि सर,
चलो वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आइए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। रिटेल बैंकिंग का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना गाइस, इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, हाँ जी काफी लोग आ भी रहे हैं, 1+ भी आ चुके हैं, गुड। आते रहिए और क्लास को ज्वाइन करते रहिए। चलिए, तो रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन में आज हम जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ना गाइस, हर एक टॉपिक आपको बताने वाला है कि आने वाले चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आइए रिटेल बैंकिंग के इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, कैसी ग्रोथ थी। अब आप कहोगे मैम आप इकोनॉमिक्स मत पढ़ाओ यहाँ पे। तो बात ऐसी है गाइस कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को नहीं समझ पाओगे तो आप बैंकिंग को रिलेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इंडियन इकोनॉमी को समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए 1991 में एक रिफॉर्म आया था जिसका नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो आपकी लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में जब लाई गई थी ना, तो इस पॉलिसी को इसीलिए लाया गया था ताकि चीजों को लिबरल किया जाए, यानी कि लेस रिस्ट्रिक्ट किया जाए। सरकार यहां पर हर चीज को लिबरल कर रही थी ताकि बिजनेस अच्छी तरीके से फ्लोरिश कर सके, अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करके ग्रो कर सके, ठीक है। तो जब ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई इंडिया में, तो इस केस में क्या हो रहा था कि जितने भी बिजनेस थे इंडिया में वो काफी ग्रो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अपना दिमाग लगा रहे थे, अपना दिमाग लगा के एकदम फ्लोरिश कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पा रहे थे अपने बिजनेस का। जब इंडिया का बिजनेस ग्रो करता है ना गाइस, तो पैसे कहाँ आते हैं? इंडिया में आएंगे, फॉरेन में तो नहीं चला जाएगा। तो जब पैसे इंडिया में आ रहे हैं, तो इस केस में आप देखने को आपको ये मिल रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो रही थी, क्योंकि पैसे हमारे घर आ रहे हैं भाई। जब घर हमारे पैसे आते हैं ना, तो हमारे पास भाई बहुत ज्यादा हमारा अच्छा खासा इनकम होने लगता है। और जब बहुत इनकम होने लगता है लोगों का, तो लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इसको रखने के लिए कोई सेफ जगह तो चाहिए। तो सेफ जगह क्या है? बैंक इज द सेफेस्ट प्लेस। अब जब इंडिया की इकोनॉमी यहां पर बूस्ट होना स्टार्ट की, यानी कि जब पैसे अच्छे खासे इंडिया में आने लगे, तो लोगों को लगा कि भैया हमको कहीं सेफ प्लेस पे रख देना चाहिए, इससे पहले कि चोरी हो जाए मेरा पैसा। तो अब क्या हो रहा था, लोग चले जा रहे थे बैंक के पास, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक के पास जा रहे थे और बैंक के पास जाकर के मनी को क्या कर रहे थे, डिपॉजिट कराए जा रहे थे। जब मनी डिपॉजिट करा रहे थे, तो बैंक को क्या लग रहा था कि भाई अगर मेरे पास डिपॉजिट आ रहा है, बेसिक फंडा समझिए बैंक का काम ही होता है लोगों से डिपॉजिट्स को लेना, और उसी डिपॉजिट का बैंक इस्तेमाल करती है दूसरे को लोन देने के लिए। तो बैंक को तो बड़ा फायदा होने लगा कि चलो अच्छा है, लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट्स आ रहे हैं, काम करते हैं, इसी डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हैं लोन्स देने के लिए, जितने भी फॉर्म्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे उनको देंगे लोन। तो अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आप क्या देख रहे हो कि इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही थी, साथ के साथ वो बैंकिंग सेक्टर को भी बूस्ट कर रहा था। कर रहा है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं एक दूसरे के ये दोनों, है ना। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, बैंकिंग सेक्टर बूस्ट करेगा, क्योंकि लोग आएंगे डिपॉजिट करने, लोग बैंकिंग प्रोडक्ट्स लेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे जाएंगे कहां पे, बैंक के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल सिनेरियो था कि किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैंकिंग के बूस्टिंग में, ठीक है। यहां तक बताइए किन्हीं को कोई डाउट है तो? कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट, छोटी सी भी गलती, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, अभी बताएंगे, क्योंकि हम मेरा यहां पर काम ही यही है कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो पेड क्लासेस में हम इसीलिए इनरोल करते हैं, आपने पैसे दिए हैं तो पूछ लो जो पूछना है। ऑल क्लियर है? अच्छा सर ठीक है, बाकी लोग? बाकी लोग लिखेंगे? बाकी लोग, आप लोग चाहो तो अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं भी करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दोनों में ही मैं कंफर्टेबल हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। अब आप कहोगे कि मैम आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया, बैंकिंग सेक्टर पढ़ाया, इसका रिलेशन कहाँ होगा? आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर के बारे में समझने से पहले हम बैंक के बारे में समझते हैं। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम होता है कलेक्ट करना डिपॉजिट्स फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द पब्लिक, सॉरी, ठीक है। पब्लिक से हम क्या करते हैं, डिपॉजिट्स को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस डिपॉजिट को क्या एक अकाउंट में रख के छोड़ देते हैं? बैंक का काम यही है क्या? नहीं, ये डिपॉजिट हम यूज करेंगे किसके लिए, लोन्स के लिए। किसको देंगे लोन? जिसको भी जरूरत होगी, कोई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, कोई बड़ी कंपनी है, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है हम उसको लोन देंगे। क्यों?
क्योंकि बैंक के लिए जो लोन है ना गाइस, वही तो एसेट का काम कर रही है, वही तो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है आपको। अब आप कहोगे कि मैम लोन बैंक के लिए रेवेन्यू का काम क्यों कर रही है? क्योंकि बैंक जब लोन देती है कस्टमर्स को, बोरोवर्स को, तो यहां पर बैंक चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। और वो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वही तो बैंक के लिए एक्चुअल प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पर ये बेसिक काम होता है। तो बेसिकली बैंक एक तरीके का इंटरमीडियरी होता है, एक तरफ से पैसे लेना, दूसरी तरफ पैसे देना, लेना देना, लेन देन का काम बैंक का चलता रहता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बैंक। नाउ अब हम यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो पहले ना, पहले आपका जो बैंक था ना, प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोचेस का इस्तेमाल करता था। अब आप कहोगे मैम प्रोडक्ट क्या है? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट फॉर द बैंक। मैं जब भी प्रोडक्ट का जिक्र करूं, आप समझ जाना कि जितने भी सर्विसेज कस्टमर्स को बैंक देती है, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है। आने वाले टाइम में मैक्सिमम टाइम सिर्फ प्रोडक्ट का नाम ही सुनने को मिलेगा आपको। ठीक है। तो पहले क्या होता था, हम प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोचेस का इस्तेमाल करते थे, यानी कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैं वही दूंगी कस्टमर को। मेरे पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, तो मैं ऐसे मैनिपुलेट करूंगी कि कस्टमर वही लेके जाए, दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कस्टमर के पास। लेकिन जिस तरीके से आप देखोगे इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी, इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ आता जा रहा था, कस्टमर्स ज्यादा बनते जा रहे थे बैंकिंग सेक्टर के। जब बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर्स ज्यादा हो रहे हैं गाइस, ठीक है, और उनके डिमांड बढ़ रहे हैं, तो उस केस में बैंक को लगा कि नहीं भैया, प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि हमें कस्टमर के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब हमको यहां पे प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, हम चेंज हो गए हैं, हम शिफ्ट हो गए हैं। कैसे? प्रोडक्ट पहले देते थे, अब हम कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। खत्म। पहले हम प्रोडक्ट दिया करते थे, अब हम थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला दिए। क्यों? ताकि कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा हम उसको अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि अगर आप नहीं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का इस्तेमाल करोगे तो मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर है आपके जैसे, जो कस्टमर्स को अलग तरीके का प्रोडक्ट देंगे जो उनको चाहिए। तो फिर कस्टमर कहां चला जाएगा? उन्हीं के पास जाएगा, आपके पास क्यों आएगा? राइट? ठीक है। बैंक्स नाउ रियलाइज दैट द कस्टमर इज द किंग। अब बैंक को ये रियलाइज हो रहा है कि भैया कस्टमर ही करता धरता है, बैंक को चलाने वाला बैंक का कर्मचारी नहीं है, कौन है? कस्टमर है। कस्टमर इज द किंग। कस्टमर को खुश रखना, उसको प्रॉपर तरीके की सर्विस देना, उनको डिलीवरी देना, ये काम हमारा है। उनके नीड्स के हिसाब से उनको सर्विस देना इज माई जॉब। ठीक है। तो ये बैंक को रियलाइज हुआ। जैसे ही बैंक को रियलाइज हुआ, चीजें कैसी हो गई? पूरी की पूरी पलट गई। ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहले किस तरीके का अप्रोच बैंक इस्तेमाल करती थी एंड नाउ किस तरीके के अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच हुआ करता था, अब कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो गया है। ठीक है ना? चलिए, आइए अब हम बात करते हैं। ये तो था थोड़ा छोटा मोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही थी कि बैंकिंग क्या होता है, कैसे अप्रोच थे, अब कैसे हो गए हैं। नाउ अब हम एक्चुअल आएंगे कि रिटेल बैंकिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। गाइस, उससे पहले एक छोटी सी चीज मेरे से मिस हो गई है, वो अभी मैं बता देती हूँ। मॉड्यूल ए में ना 4 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज। अब इस 4 चैप्टर में ना 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम बार बार क्वेश्चन करता है। बाकी दो तो आते हैं, कभी कभी आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं है, ऐसा वाला सीन है। देखिए, चैप्टर 1 से ना बड़ा कम क्वेश्चन आता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाली भी हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम्स में। ज्यादा आपके क्वेश्चंस किससे आते हैं? सेकंड नंबर चैप्टर से आते हैं आपके क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 4 से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट और चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे गाइस। लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से ना भूले भटके आ गए तो आ गए, नहीं आए तो ना आए, तो ऐसा है ये आपका चैप्टर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आइए आगे बात करते हैं रिटेल बैंकिंग के बारे में। रिटेल बैंकिंग क्या होता है गाइस? तो रिटेल बैंकिंग का मतलब
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, हम यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर्स को बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटीज देते हैं। चाहे कोई इंडिविजुअल कस्टमर हो, चाहे कोई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो, छोटे छोटे जो स्मॉल शॉप्स वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स होते हैं, उनको भी रिटेल बैंकिंग सर्व करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर किस तरीके के कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं? इंडिविजुअल कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं? हम उनको बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं। अब आप पूछोगे कि मैम किस तरीके का बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है, तो आइए देखते हैं। आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जिसको आप कासा के नाम से जानते हो, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। बिल पेमेंट की सर्विसेज हम दे रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेजेस दे रहे हैं, मॉर्गेजेस आपके एडिशनल चैप्टर्स में है, ठीक है। रिटेल लोन्स दे रहे हैं हम यहाँ पर, रेमिटेंस की सर्विसेज, एनईएफटी, आरटीजीएस, आरटीजीएस, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी, और पैरा बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। पैरा बैंकिंग क्या होता है? ये टोटली आपके नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी से अलग होता है, जैसे म्यूचुअल फंड जो बेसिकली फी बेस्ड इनकम होता है बैंक के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 24 में पैरा बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे हम गाइस, ठीक है। तो ये सारे आपके पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज होते हैं, तो इसकी भी सर्विसेज हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसको देते हैं? अपने कस्टमर्स को देते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे रिटेल बैंकिंग को हम दो और नाम से जानते हैं, कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग। ये दो नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑफर करता है आपको फाइनेंशियल जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर या पर्सनल बैंकिंग बोलते हैं। क्योंकि ये कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, ये पर्सनल है ना, इंडिविजुअल्स को दे रहा है ना, वन ऑन वन दे रहे हैं, तो इसलिए इसको पर्सनल या कंज्यूमर याद रखेंगे। क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रिटेल बैंकिंग को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बोलते हैं? कंज्यूमर या पर्सनल बैंकिंग, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन अगेन वही है, रिटेल बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं रिटेल बैंकिंग को? क्या बोलते हैं गाइस? चार ऑप्शंस है। अब तो आप लोग बताओगे, मुझे जानना है आप लोग नींद में हो कि नहीं हो, उठे हो, जगे हो, कौन हो, क्या हो, बताओ मुझे। ऑप्शन ए कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऑप्शन बी कंज्यूमर बैंकिंग, ऑप्शन सी होलसेल बैंकिंग, ऑप्शन डी ट्रेजरी बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं? फटाफट से चैट सेक्शन एक्टिव हो जाना चाहिए आप लोगों का। वेरी नाइस। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? आंसर्स करें फटाफट। क्लास के बीच में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे गाइस, तो जग के तो क्लास लेने पड़ेंगे। पहला चैप्टर इजी है तो लगेगा अरे यार मैम बड़ा आसान है, क्या पढ़ा रहे हो आप, आगे आओ, आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा फिर। एक्टिव हो जाइए। बाकी लोग कहाँ हैं? मुस्तफा, प्रसाद, कहाँ हैं आप लोग? फटाफट आंसर्स करें, और दूसरे का चीटिंग नहीं करना है, जल्दी जल्दी आंसर्स करने हैं आप लोगों को। काफी लोग आ करके लेफ्ट करके गए हैं। जो लोग भी बाद में क्लासेस देखने वाले हैं, जब मैं क्वेश्चंस करूंगी आप लोगों को वहीं पे वीडियो को पॉज करना है और खुद से पहले आंसर्स करना है, चीटिंग नहीं करनी है। बाद में आप लोग फिर कहोगे मैम एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा है हमारा तो। वेरी नाइस, काफी सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं। जितने भी लोग सेशंस को ज्वाइन करेंगे सभी से मुझे आंसर्स चाहिए। जो लोग भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बहुत ही सही जवाब है आप लोगों का, गुड, वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोएगा नहीं क्लास में कोई। आइए थोड़ा सा हम बैंकिंग के ना बारे में थोड़ा सा समझते हैं, पोजीशनिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले अभी टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि रिटेल बैंकिंग के पार्ट्स हैं। चलिए, बैंकिंग को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी कि बैंक में हम दो तरीके की सर्विसेज देते हैं। कैसा? एक तो हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, यानी कि मैं इंडिविजुअल हो गई, आप मान लो बैंक में हो, मैं इंडिविजुअल, आप मुझे सर्विस दे रहे हो। दूसरा होता है एक फॉर्म, यानी कि कॉर्पोरेट को जब हम देते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, उनको हम यहाँ पर देते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो दो तरीके के जो है आपके बैंकिंग को डिवाइड किया गया है, दो तरीके के सेगमेंट में, ठीक है। जिसमें एक है कंज्यूमर के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, और एक होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नाउ कमिंग टू इंडिविजुअल गाइस, इंडिविजुअल भी दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है जिसमें हम रिटेल सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को, और एक इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको हम सर्विसेज देते हैं इंडिविजुअल में ही। अब मैं अपने आप को इंटरप्रेन्योर बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ। मैं कौन हूं? तो मैं एक
अकेला खुद का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो मैं सिंगल हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, राइट। तो अब आप मुझे किस तरीके की सर्विसेज दोगे, इंटरप्रेन्योर वाली, यानी कि अगर मुझे कोई बिजनेस लोन चाहिए अपने नाम पे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर हूं मैं, तो उस केस में आप मुझे यहाँ पर लोन्स दे सकते हो। तो एमएसएमई इंडिविजुअल या कोई एग्रीकल्चर इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन्स, फार्मर्स वगैरह को हम लोन देते हैं, तो ये इंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है रिटेल लोन। रिटेल लोन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होता है मास रिटेल में और एक होता है क्लास रिटेल में, ठीक है। तो मास रिटेल और क्लास रिटेल, इसी को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं इस पार्ट पे, फॉर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंकिंग जब कॉर्पोरेट्स को यहां पर लोन्स देती है या कॉर्पोरेट्स को कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देती है, तो उसमें भी दो तरीके के होते हैं गाइस। एक तो होलसेल वाला होता है, ठीक है, और एक होता है एमएसएमई कंपनी होती है, ये एमएसएमई फर्म है जिसको हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है जो हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है रिटेल बैंकिंग, तो हम पढ़ने वाले सिर्फ इसी पार्ट को है, ठीक है। ये आपका बेसिक एक स्ट्रक्चर है कि बैंक किस तरीके से डिवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, ठीक। चलिए, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं रिटेल में, मास एंड क्लास रिटेल बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम फेजेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है मास रिटेल बैंकिंग। मास का क्या मतलब होता है गाइस? लार्ज इन क्वांटिटी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट की बात की जा रही है। तो अगर मास रिटेल बैंकिंग है तो हम किस तरीके के प्रोडक्ट्स देंगे? अब आपके पास करोड़ों के कस्टमर्स हैं, तो अब हर कस्टमर्स के हिसाब से तो प्रोडक्ट को कस्टमाइज आप नहीं कर पाओगे। मास है मतलब जेनरिक आप करोगे यहाँ पे ना चीजें, तो स्टैंडर्डाइज आप यहाँ पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हो इस तरीके के कस्टमर को, क्योंकि आपका कस्टमर बेस बहुत लार्ज है यहाँ पे। अब हर के हिसाब से आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को नहीं कस्टमाइज कर सकते, तो हम यहाँ पर कोर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक के लिए कोर प्रोडक्ट क्या होता है? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, दीज ऑल आर द कोर प्रोडक्ट फॉर द बैंक्स, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है हम मास रिटेल बैंकिंग में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है जिसको हम क्लास रिटेल बैंकिंग के नाम से जानते हैं गाइस। ये क्लास रिटेल बैंकिंग क्या करता है? नाम से पता चल रहा है कि क्लास की बात की जा रही है, कुछ स्टैंडर्ड होगा, है ना? हाँ, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? हम यहाँ पर कस्टमाइज बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं। किसको दे रहे हैं? क्लास की बात कर रहे हैं। कोई बड़ा क्लाइंट ही होगा जिसके पास बहुत पैसे होंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स देंगे ना, कस्टमाइज करके। आप खुद इमेजिन करो कि आप किसी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर रहे हो, पैसे ज्यादा लोगे? लोगे? हाँ लोगे, बिल्कुल लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं जिनके पास अफ्लुएंट अमाउंट ऑफ मनी होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ जिनके पास मनी होता है, जिसको हम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं। इसको आप एचएनआई भी बोलते हो, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, या नीश कस्टमर सेगमेंट के नाम से भी जानते हो। दोनों का मतलब एक ही है कि ये अफ्लुएंट क्लाइंट है। हम इसको यहां पर कस्टमाइज बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। जैसे अब कोई कस्टमर कह रहा है आपसे क्लास रिटेल बैंकिंग का कि भैया हमने आपको पैसे दिए हैं, ऐसा करो क्रेडिट कार्ड पे ना मेरा फोटो दिखना चाहिए, क्रेडिट कार्ड में ना मेरा नाम भी यहां दिखना चाहिए। तो अब आप इसके हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हो ना, तो आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स दे रहे हो उनको? क्लास रिटेल बैंकिंग की प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक। तो यहां पर आप उनको प्रीमियर सेविंग अकाउंट देते हो, प्रीमियम देते हो। प्रीमियम देने का मतलब है इसमें एक्सक्लूसिव आपका कुछ ऑफर्स होता होगा जो इस क्लाइंट को आप दे रहे हो, तो उसको हम क्लास रिटेल बैंकिंग बोलते हैं गाइस। इसको दूसरे हम प्राइवेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम रिटेल बैंकिंग में भी कुछ नाम बता रही थी। रिटेल बैंकिंग को हम कंज्यूमर बैंकिंग बोलते हैं और पर्सनल बैंकिंग बोलते हैं। कभी भी कंफ्यूज इस चीज से आप लोग मत करना, ठीक है। क्लास रिटेल बैंकिंग को हम प्राइवेट बैंकिंग बोलते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी आपको ऑप्शन में क्लास रिटेल बैंकिंग देगा ही नहीं, आपको बोलेगा कि आप मुझे बताओ, उस प्रोडक्ट के बारे में बताओ या उस बैंकिंग के बारे में बताओ जहां पर हम कस्टमाइज बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं। और वहां पे क्लास रिटेल बैंकिंग लिख के नहीं दिया होगा, क्या लिख दिया होगा? प्राइवेट बैंकिंग। अब आपने पढ़ा नहीं होगा तो कहोगे ले, मैम ने तो कहा था कि क्लास रिटेल बैंकिंग में ऐसा होता है, लेकिन अब तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, अब क्या करूं? लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनको तो पता होगा ना कि क्लास को ही प्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप एग्जाम्स में 0.5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें मिस्टेक करके आते हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आइए तो देखते हैं एक क्वेश्चन, नींद से जग जाइए जो लोग भी सो रहे थे।
फटाफट से, और जैब अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कीजिए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इतना पढ़ने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लास रिटेल बैंकिंग? मुझे बताओ इसमें से फीचर्स कौन सा नहीं है क्लास रिटेल बैंकिंग का। मैं ऑप्शन पढ़ रही हूं, तब तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कस्टमाइज प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है फोकस ऑन द नीश कस्टमर सेगमेंट, ऑप्शन सी है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट फॉर द कॉमन मासेस, एंड ऑप्शन डी है टारगेटिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना गाइस एग्जाम में, हमेशा थोड़ा सा पॉज लेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि लिखा क्या है, नॉट लिखा है। एक्साइटमेंट में पिछली बार मेरे जो स्टूडेंट्स थे, एक्साइटमेंट में उन्होंने नॉट लिखा था और वो जो ट्रू वाला था वो लगा के आ गया था, आंसर गलत हो गया था। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है? करना क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। नॉट लिखा है मतलब जो फीचर्स नहीं है, नॉट, इनकरेक्ट, फॉल्स, नॉट करेक्ट। ओवर एक्साइटमेंट में इसको आप गलत करके आ जाते हो, ठीक है? तो दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। हाँ जी, आंसर्स करेंगे जो लोग भी ज्वाइन कर रखे हैं। प्रसाद राजे सर हो गए, मुस्तफा रवि सर, वेरी नाइस गाइस, यू गाइस आर डूइंग रियली गुड जॉब। चलिए ठीक है। Standardized products for common masses is not a feature of class retail banking। तो जरा मुझे आप लोग बता दें इसी खुशी में कि ये कौन देता है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स फॉर कॉमन मासेस। किस बैंकिंग की बात की जा रही है यहां पे, ये भी बता दीजिए। क्लास नहीं है तो कौन सा है ये, क्या बोलते हैं इसको? गुड, परफेक्ट आंसर, मास, मास रिटेल बैंकिंग। खत्म। तो ऐसे आपको पोस्टमार्टम करके आना है एग्जाम में कि आपको हर एक ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कि पता चला क्यों नहीं है, क्योंकि ये मास रिटेल बैंकिंग है, दिस इज नॉट अ क्लास रिटेल बैंकिंग। ठीक है ना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब बात कर लेते हैं थोड़े से गुण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेल बैंकिंग के। हालांकि पढ़ तो सब कुछ लिया है, चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स तो रिटेल बैंकिंग का ये है कि हम यहां पर इंडिविजुअल कस्टमर्स को और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व कर रहे हैं, कैटर कर रहे हैं, ठीक है? हमारा जो यहां पर कस्टमर बेस है कैसा है, लार्ज है। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम यहां पर सर्व कर रहे हैं। दो हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को सर्व कर रहे हैं तो हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। जो भी प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर को, हर तरीके का प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है? तो हम यहां पर वैरायटी ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं, ठीक है? हम यहां पर दो तरीके के चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। हम कह रहे हैं कस्टमर से या तो आप ब्रांच में आओ, सर्विस लो, नहीं मन है, टाइम नहीं है, चलो कोई बात नहीं आप ऑनलाइन ले लो। तो हमने दिया इनको फिजिकल और वर्चुअल दोनों की फैसिलिटी दे दी कि आओ भैया टाइम है तो ब्रांच में आ जाओ, थोड़ा हमसे भी बात कर लेना। नहीं आने का मैंने कोई बात नहीं, बहुत बिजी लोग हो तो एक काम करो, मोबाइल बैंकिंग ले लो, फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मत आओ यार बैंक में, है ना? तो दोनों ही फैसिलिटीज हमने दे दी अपने क्लाइंट को। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको कहा कि स्मॉल मीडियम साइज के जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको भी रिटेल बैंकिंग सर्व करता है। तो अगर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन डाल दिया ना, जैसे मान लो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दिया ना, चार कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, जिसमें से एक ये भी लिख दिया कि रिटेल बैंकिंग सर्व्स स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं नहीं सिर्फ इंडिविजुअल को देता है। इंडिविजुअल के अलावा भी जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको भी सर्व कर रहा है। तो कभी भी इसमें करेक्ट ये इनकरेक्ट टिक करके मत आ जाना, ठीक है? देते हैं हम, स्मॉल मीडियम वाले को भी देते हैं। तो जब स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं ना गाइस, तो इसमें आपको इस तरीके के, आपको ये सारे पॉइंट्स उस वक्त याद आएंगे कि मैम ने कौन कौन से पॉइंट्स मुझे बताए थे, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा इसको। आइए तो जरा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस? कोई मुझे बताएगा कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है कि नहीं? पता चला पूरा सेशन हो गया, रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग? चार ऑप्शन है। ओनली फिजिकल ब्रांच डिलीवरी, किया है ना चैट सेक्शंस, लेट मी चेक, है ना? आवाज आई थी ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ठीक है? अभी फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर्स कीजिए, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग? ओनली फिजिकल ब्रांच डिलीवरी, only digital channel delivery, both physical branches and digital channels, and only corporate relationship managers। हाँ जी, फटाफट फटाफट आंसर्स करेंगे गाइस। 2 घंटे का सेशन है, 2.5 घंटे का नहीं बढ़ाना ना इसको, 2 घंटे का सेशन है ना, ठीक है? चलो बताइए।
वेरी नाइस सर, गुड। रवि सर वेरी एक्टिव पर्सन, गुड, वेरी नाइस। चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम यहां पर क्या दे रहे हैं, बोथ फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके के हम यहां पर सर्विसेज अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होता तो ही लगा पाते ना इसका आंसर, वरना तो कुछ भी लगा के आ जाते, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुड। आइए आगे चले, चलिए। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है एडवांटेजेस गाइज यहाँ पे। देखिए, रिटेल बैंकिंग के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है लार्ज क्लाइंट बेस। अब कहोगे लार्ज क्लाइंट बेस इज एडवांटेज, हाँ कैसे समझिए। देखिए, जब आपके पास लार्ज क्लाइंट बेस होते हैं तो आपका रिस्क स्प्रेड होता है। अब कैसे, अब देखो, 1,000 लोगों ने पर्सनल लोन लिया है, ठीक है, इसमें से 2 या 3 ऐसे कस्टमर हैं, ऐसे बोरोवर हैं जो डिफॉल्टर बन चुके हैं, जिनका अकाउंट हो गया है एनपीए। अब मुझे बताओ, 1,000 में से 2-3 का नुकसान हो गया, 2-3 क्लाइंट्स हमारे ऐसे थे कि एनपीए हो गए, डिफॉल्टर हो गए, क्या रिटेल बैंकिंग को कोई फर्क पड़ने वाला है इससे? हाँ ना, नहीं पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि घड़े से पूरा पानी घरा भरा हुआ है पानी से, और उसमें से हमने 2 बूंद पानी निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां क्या हुआ, रिस्क स्प्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि हम एक कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं है, हम यहां पर करोड़ों कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, हम एक क्लाइंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रिस्क यहां पे क्या हो जाता है, बट जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक। चलिए, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी, बिल्कुल यहां पर आपको लॉयल्टी बहुत देखने को मिलती है गाइस। देखो, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं ना, वो तब तक आपके साथ लॉयल रहते हैं जब तक आप उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रहे हो। अब जबरदस्ती आप उनको प्रोडक्ट पिच करो, जब भी आपके ब्रांच में आए तभी आप बोल दो मैम एक नया प्रोडक्ट आया है ले लो ना, सर ये नया प्रोडक्ट आया है ले लो ना, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अब अगर आप इस तरीके से परेशान करोगे तो कस्टमर भागेगा। लेकिन अगर आप परेशान नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, एक इंडिविजुअल जब आपके साथ बैंकिंग करता है ना गाइस, तो उसका पूरा खानदान आप ही के बैंक में बैंकिंग कर रहा होता है। चाहे उसके दादा परदादा, उसके जो भी फैमिली, पूरी फैमिली आपके साथ बैंकिंग करती है। तो लॉयल्टी इनकी इतनी तगड़ी लेवल की होती है, ठीक है। तो स्ट्रांग लॉयल्टी होती है, जिसकी वजह से आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उनको क्रॉस सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन अच्छा बन जाता है ना, लंबे समय से आपके साथ बैंकिंग कर रहा है बंदा, है ना। तो आप उनको कभी भी ऐसे दोस्ती भी बन जाती है। बहुत लोगों को देखोगे कि इंप्लॉय के साथ दोस्ती भी हो जाती है कस्टमर्स की। तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट है या आपको कोई टारगेट कंप्लीट करना है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल भी कर देते हो कि सर ले लो यार, बाद में कैंसिल करा लेना। करते हो ना आप लोग, ऐसे करते ही होगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स की लॉयल्टी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड की बात की गई है रिटेल बैंकिंग में ना गाइस। इंटरेस्ट स्प्रेड आपका वाइड देखने को मिलता है। अब कहोगे ये क्या बता रही हो मैम, चलो बता देती हूँ। देखो, इंटरेस्ट स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन जो भी बैंक लोन्स पे कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, और जो भी बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, इस दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है ना गाइस, इसे ही हम इंटरेस्ट स्प्रेड कहते हैं। समझिए, बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया जहां पर वो चार्ज कर रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो कस्टमर सेविंग अकाउंट, या कोई भी कस्टमर सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जहां पे बैंक उनको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने पे 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। लो भैया माइनस करो। अब यहां पर इन दोनों को जब आप माइनस करते हो, कितना बच के आया, 7%। दिस 7% इज द इंटरेस्ट स्प्रेड फॉर द बैंक। यानी कि ये 7% ये बैंक का है। अब ये बैंक इस 7% का इस्तेमाल करके और लोन देने वाली है अलग अलग कस्टमर को। 7% तो बैंक का हो गया ना। अब बैंक उसका कुछ भी करे तो बैंक करेगी क्या, बैंक इस पे लोन देगी, ठीक है। तो ये आपको रिटेल बैंकिंग में जो इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं ना, ज्यादा मार्जिन आपको बेसिकली यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट रिस्क इज वेल डाइवर्सिफाइड। देखिए, आप सर्व किसको कर रहे हो रिटेल बैंकिंग में, इंडिविजुअल या कोई छोटा मोटा बिजनेस वाला होगा। बड़ा प्रिडिक्टेबल है ना कि वो इतना ही लोन ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो वो जा ही नहीं सकते हैं। इसके बियॉन्ड ये लोन्स ले नहीं सकते हैं, इनके लिमिटेशंस यहीं तक है। पता होता है, एक बेसिक सा है कि हाँ, मुझे पता है कि
मैं किस लेवल पे आपको पढ़ाऊंगी कि आपको इतने मार्क्स आ जाने चाहिए। बेसिक है ना, प्रेडिक्टेबल है चीजें, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं ना, उनका लोन लेना, वो क्या ही लोन लेंगे गाइस। एक इंडिविजुअल है, होम लोन लेगा, पर्सनल लोन लेगा, ऐसा थोड़ी है करोड़ों में लोन लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो बेसिक से अपना लोन लेते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे लोन्स होते हैं, तो रिस्क यहाँ पे कम देखने को, डिफॉल्ट के चांस बेसिकली यहाँ पे कम कम होते हैं। एनपीए के चांसेस आपको इतने ज्यादा देखने को रिटेल बैंकिंग में नहीं मिलते हैं गाइस। लेस वॉलेटिलिटी एंड क्रेडिट साइकिल, अगेन यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो एक इंडिविजुअल है जब किसी भी बैंक में जाकर लोन लेता है, तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक साइकिल में फ्लक्चुएशंस आएगा तो एक इंडिविजुअल लोन नहीं दे सकता है। अरे भाई, इकोनॉमी गिर रही है, उठ रही है, उस इंडिविजुअल के पास तो पैसे हैं, ये बिजनेस थोड़ी चला रहा है, ये कॉर्पोरेट कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी चला रहा है कि भारी नुकसान हो गया है इसको। नहीं, अब आप ही एम्प्लॉय हो, अब आपके बैंक में कोई भी बुरा स्थिति आता है, लाइक ऐसा होता है कि अच्छा खासा इनकम नहीं आ रहा है बैंक को, स्टिल आपको हर महीने सैलरी तो वो देने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेगी, ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। अनटिल अनलेस कोविड जैसा कोई केस आ रहा है, वो अलग बात हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई कुछ होता नहीं है। तो अगर आपका कोई इंडिविजुअल क्लाइंट है, तो इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए इकोनॉमी में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मार्केट का कंडीशन क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी वॉलेटिलिटी भी आपको यहाँ पर लेस देखने को मिलती है कंपेयर टू कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट में हम बिजनेसेस के साथ डील करते हैं। तो अगर मार्केट का कंडीशन खराब हो गया, इकोनॉमी साइकिल फ्लक्चुएट हुई, तो भैया कॉर्पोरेट वाले की तो दिवालिया यहीं पे निकलने वाली है, तो डिफॉल्ट तो 110% होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे क्या है, लेस वॉलेटिलिटी है। नाउ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, अब आपके पास हो गए हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट, क्योंकि आप रिटेल बैंकिंग के साथ डील कर रहे हो गाइस। तो जब आप रिटेल बैंकिंग के साथ डील कर रहे हो तो कस्टमर बेस लार्ज है। लार्ज कस्टमर बेस का मतलब मास में कस्टमर, मास में आपके पास डेटा, और मास में आपके पास डेटा है तो उस डेटा का इस्तेमाल करके आप बल्क सेलिंग नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलेगा कि ये इनकम वाला मेरे पास कस्टमर है। मान लो आपने देखा कि 25 से 30 एज ग्रुप वाले ये वो कस्टमर है जो बार बार होम लेने आते हैं, ठीक है। इनको बल्क सेलिंग करेंगे, थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे होम लोन प्रोवाइड करेंगे इनको, है ना, यहाँ पर प्राइस बंडलिंग करेंगे हम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनको बल्क सेल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कस्टमर का डेटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लाइंट ही आपके पास बहुत है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक बेसिक एडवांटेजेस होते हैं। क्या लिख रहे हैं गाइस? मुस्तफा सर क्या लिख रहे हैं आप? नो यस क्या, एक साथ नो भी और एक साथ यस भी? अच्छा, मैंने बाद में देखा क्या। चलिए यहां तक बताइए किन्हीं को कोई डाउट हो रहा है तो। हाँ जी सर जी, किन्हीं को भी कोई डाउट नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो। जब भी आप लोग बोलोगे आपको डाउट नहीं है, मैं देने वाली हूं आपको क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग? गाइस, क्या इसमें से एडवांटेजेस नहीं है? क्या आप लोग मुझे फटाफट से एक्टिव होके जग के बताएंगे? क्लियर है, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। हाई क्रॉस सेलिंग, लेस वॉलेटिलिटी इन बिजनेस, हाई कस्टमर लॉयल्टी, हाई डिफॉल्ट रेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर्स आने लगे हैं, मुझे हर कोई एक्टिव चाहिए यहां पे। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, ठीक है, गुड। बाकी लोग, आपका रवि ही नाम था ना सर? प्लीज आप ना अपना नाम कल से चेंज करके आना, क्योंकि ऐसे तो वीवो, मुझे लग रहा है मैं वीवो को पढ़ा रही हूँ। रवि सर, राजू, ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी। राजू सर आप अपना नाम चेंज कर लीजिएगा। मुस्तफा सर हैं, और बाकी लोग, प्रसाद सर, प्रधान सर भी आ चुके हैं, वेरी नाइस। आंसर्स करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? देखिए मेरे क्लास में पढ़ना है तो थोड़ा सा तो इंटरेक्टिव रखना पड़ेगा ना, ऐसे तो बोरिंग हो जाएगा फिर। क्या डिफरेंस यूट्यूब की क्लासेस और पेड क्लासेस में, बताइए। नहीं करेंगे, सो गए हैं, ठीक है, सोइए। हाई डिफॉल्ट रिस्क, डिफॉल्ट रेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछा है कि एडवांटेज नहीं है, डिफॉल्ट रेट हाई होना ये किसी के लिए भी एडवांटेज नहीं है गाइज, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, दिस इज ऑलवेज अ डिसएडवांटेजेस। तो ऑप्शन डी ही यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जग रहे हैं, अच्छा वेरी नाइस, जगे रहिए फिर, गुड। जगे रहना है गाइस, पहला दिन है, पहले दिन ही सो जाना है क्या? पहले दिन तो थोड़ा जोश रहता है कि पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं, नई चीजें पढ़ेंगे। दो नहीं तो नहीं है आपके लिए, आप लोग ऑलरेडी इससे रूबरू हो चुके हो,
क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स का फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग चैट सेक्शन में एक चीज बताइएगा कि कैसा लग रहा है, बोरिंग हो रहा है क्या? बोरिंग हो रहा है तो कुछ कहानियों के साथ फिर मैं सेशन को प्रोसीड करूं। मंडे दैट, अच्छा, लग गई बैंक में, अच्छा 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 अच्छा, मंडे मंडे इज वेरी हेक्टिक ना बैंक्स के लिए। हेक्टिक तो होता है। कंस्ट्रेंट याद मत दिलाओ सर। कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग, देखिए कंस्ट्रेंट देखते हैं। देखिए अगर किसी चीज की एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे, राइट है कि नहीं? आप लोग गाइस एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना कि ये मजा आ रहा है क्लास में, नहीं तो फिर कल से कुछ नए तरीके से क्लासेस को लेंगे, फिर बोर नहीं होने चाहिए आप लोग, ठीक है? क्लास ऐसे पढ़ना है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मजे मजे में एग्जाम निकल गया है, ठीक है? उस लेवल पे पढ़ाई करनी है आपको। कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। देखिए जहां पे अच्छी चीजें होती है ना, वहां बुरी चीजें भी होती है। एडवांटेजेस है तो किसी चीज का डिसएडवांटेजेस भी है। सारी चीजें तो अच्छी हो नहीं सकती है परफेक्टली, 100% परफेक्ट कुछ नहीं है। तो रिटेल बैंकिंग में आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह क्या देखने को मिलते हैं? अब क्योंकि आपके पास क्लाइंट बेस इतना ज्यादा है, आपका जो आईटी सिस्टम अगर रोबोस्ट नहीं होगा ना, एडवांस नहीं होगा, तो आप इतने कस्टमर्स के डेटा को हैंडल नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कुंभ का मेला सुना होगा आप लोगों ने, चलो गए नहीं होगे, सुना तो होगा नाम। देखिए कुंभ मेले में क्या होता है, करोड़ों में लोग आते हैं, ठीक है? अब पता नहीं कितने साल पे एक बार होता है, तो करोड़ों में लोग वहां पे जाते हैं। भाई इतने सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी आए दिन आपको कुंभ मेले में क्या न्यूज सुनने को मिलता है कि किसी की डिमाइस हो गई, कोई गुम हो गया, किसी का कुछ चला गया, कोई कुछ चोरी हो गया। तो क्यों? क्योंकि कस्टमर मेरे पास इतना है भाई, करोड़ों की ताकत में लोग पहुंच चुके हैं, अब उसको सिक्योरिटी भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या हुआ, अगर आपकी रोबोस्ट सिस्टम नहीं होगा, आपके पास और ज्यादा मतलब ताकत में लोग नहीं होंगे, सिक्योरिटी नहीं होगा, बीएफएस फोर्स नहीं होगा, तब तक आप चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हो। तो सेम आपको रिटेल बैंकिंग को सोचना है कि भैया कुंभ का मेला है, बहुत सारे लोग हैं, हैंडल नहीं हो पा रहा है, अगर टेक्नोलॉजी मेरी रोबोस्ट नहीं है, खत्म खलास, यहीं पे बंद है सब कुछ, है ना? ऐसा है। स्टाफ शॉर्टेज, हाँ, स्टाफ शॉर्टेज, कहाँ चले गए सारे स्टाफ फिर? रैपिड प्रोडक्ट एवोल्यूशन, रैपिड प्रोडक्ट इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो कस्टमर आपके पास बहुत है ना, लार्ज नंबर में कस्टमर है, हर कस्टमर की नीड अलग है। मेरी नीड आपके साथ फुलफिल नहीं हो सकती ना, मेरा सोर्स ऑफ इनकम और मेरा कमाने का जो लेवल है वो अलग है, आपका लेवल अलग है, तो आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, राइट? तो दोनों ही अलग अलग है। तो नो टू कस्टमर्स आर सेम। हमेशा हर कस्टमर्स का जो डिमांड होता है अलग ही होता है, और डे बाय डे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना गाइस, अब अगर कस्टमर्स भी अलग अलग डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की, अब उस प्रोडक्ट को इवॉल्व करना एक चैलेंजिंग बन रहा है रिटेल बैंकिंग के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है कि भैया उसके हिसाब से हमको अपनी टेक्नोलॉजी को भी स्ट्रांग करना है, हमें अपने कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को भी बनाना है, और आए दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, आए दिन कस्टमर, हर दूसरे दिन कस्टमर डिमांड बदल रहा है, नहीं ये नहीं, ये चाहिए मेरे को। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर रिटेल बैंकिंग, ठीक है? हाई कॉस्ट की बात करते हैं। अब जो रिटेल बैंकिंग है ना, हम यहाँ पर इंडिविजुअल को सर्व कर रहे हैं या स्मॉल बिजनेसेस वगैरह होते हैं, डे टू डे वो ट्रांजेक्शन्स कितना कर सकते हैं? 100, 1000, 200, लाखों में तो नहीं करेंगे जैसे बिजनेस वगैरह में होता है। तो जब ट्रांजेक्शन्स इनके कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमको ब्रांचेस तो बनाने ही पड़ते हैं ना, अब रिटेल बैंकिंग के ब्रांचेस तो होंगे, तो भाई कॉस्टिंग भी ना निकल पाती है इसकी, खर्चे ही नहीं निकल पाते हैं रिटेल बैंकिंग में, ठीक है? आ ही नहीं रहा है तो जाएगा कहां से? डिपॉजिट्स भी उतने नहीं हो रहे, ट्रांजेक्शन्स कुछ भी नहीं हो रहा ज्यादा, है ना, कम कम मात्रा में होता है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, दिक्कत देखने को मिलती है। हायर डेलिंक्वेंसीज की बात की गई है। जनरली जब आप पर्सनल लोन देते हो ना, वो क्या है, वो अनसिक्योर्ड लोन है, यहां पर आप कोई कोलेट्रल नहीं ले रहे हो। कुछ देता है क्या कस्टमर? कुछ नहीं देता है, आके आपसे सिर्फ पर्सनल लोन लेके चला जाएगा और डिफॉल्टर बन जाएगा मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक बात बताओ, आपने कस्टमर्स को, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को दे दिया अगर पर्सनल लोन, और सभी जाके डिफॉल्ट हो गए, तो बैंक का तो दिवालिया, बैंक बंद कल से, बैंक में आना जाना सब खत्म खलास। तो वो चीज आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जनरली आप देखोगे इंडिविजुअल क्लाइंट्स जो होते हैं वो पर्सनल लोन्स लेते हैं, या ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड है, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, आजकल हर दूसरे पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड है, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं ना कि 10-15 क्रेडिट कार्ड लेके बैठे होते हैं, पता नहीं उनको दे कौन रहा है इतने क्रेडिट कार्ड। अब उस क्रेडिट कार्ड में क्या कर रहे हैं, एक से डिफॉल्ट हो रहा है, उसको तोड़ के फेंक दिया, फिर दूसरा ले लिया, तो अब इससे क्या होता है, बैंक को नुकसान होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है। रिस्क ऑफ बैंक रन,
व्हाट इफ कस्टमर आप पे ट्रस्ट करना भूल जाए या छोड़ दे? अगर कस्टमर को ये लगे कि नहीं भैया मेरा पैसा तो बैंक में भी सेफ नहीं है, और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आए और जो भी डिपॉजिट्स कराया था सब विड्रॉ करा के ले गए, जैसे ही कस्टमर के डिपॉजिट्स निकले बैंक का भी दिवालिया निकल गया। कैसे? इसी डिपॉजिट का तो आप इस्तेमाल कर रहे थे लोन देने के लिए, और उसी से तो पैसे आ रहे थे। बेसिकली बैंक क्या कर रही है, दूसरे के पैसे से बिजनेस कमा रही है। अब दूसरा पैसा नहीं दे रहा है, दूसरा पैसा लेके भाग रहा है कि नहीं नहीं ट्रस्ट करने लायक आप लोग तो नहीं हो। तो बैंक को तो रिस्क देखने को मिलेगा ना अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम कितनी दिक्कत आ रही थी हर एक कस्टमर को। गाइस आप देखोगे कि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, बहुत लोग तो जॉब लॉस कर चुके थे, बहुत सारी चीजें, बहुत लोग बीमार पड़ रहे थे। तो जो भी उन्होंने डिपॉजिट्स कर रखा था जमा पूंजी बैंक में, सब निकाल रहे थे। अब बताओ हजारों करोड़ों लोग अगर निकाल ले तो बैंक तो चला ही नहीं पाएगा भैया अपने बैंक को। तो ये भी तो एक दिक्कत है ना बैंक के लिए, है कि नहीं? है ना? तो ये भी एक दिक्कत आ रही थी। और इंटेंस कंपटीशन, मार्केट में सिर्फ बैंक ही बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे रहा है। आज के डेट में फिनटेक कंपनीज आ गई है, बिग टेक कंपनीज आ गई है, जो आपके वाली सर्विसेज दे रही है क्लाइंट को, आपके कस्टमर्स को लेके भाग जाएगी। तो ये भी एक इस तरीके का कंपटीशन जो देखने को आपको मिल रहा है। तो इससे बैंक्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारे ना डिफिकल्ट हो रहा है कि इस तरीके के सिचुएशन में खुद को चलाना, रन करना एक बहुत बड़ा मुद्दा और प्रॉब्लम हो रहा है बैंक्स के लिए। तो दीज ऑल आर द कंस्ट्रेंट फॉर द बैंक। ठीक है, ये दुख दर्द है आपके बैंक का। ठीक, चलिए अगर दुख दर्द समझ में आया हो तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग? फटाफट बताएंगे अब कि कांस्टेंट कौन कौन सा है। बाधा कौन कौन सी है बैंक के लिए? रिस्क इज वेरी लो, IT system may struggle due to large number of clients, very low competition, customer do not use branches। अब मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट कौन सा नहीं है? कांस्टेंट कौन सा है? आई एम सॉरी, कांस्टेंट कौन सा है? बताए कौन सा कांस्टेंट है? आंसर्स, आंसर्स चाहिए मुझे। अब मुझे सिर्फ आंसर चाहिए आप लोगों से। हम्म। IT system may struggle due to large number of clients। गुड। मुस्तफा सर, प्रसाद राजे सर, वेरी नाइस। राजू सर, गुड 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 गुड, वेरी नाइस, गुड गोइंग गाइस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग, जो लोग लाइव सेशंस में नहीं आए हैं, आप लोग से मैं बाद में कनेक्ट करती हूँ, पहले तो मैं क्लासेस ले लेती हूँ। इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, थोड़ा सा बात कर ली, इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है रिटेल बैंकिंग। इतना सुन रहे हैं रिटेल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग, चलो इवोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलते हैं 1960 में चलते हैं अब। ठीक है, 1960 से पहले कैसे हम कस्टमर्स को सर्व करते थे? आपको पता है नहीं पता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पहले ना, 1960 से पहले की बात बता रही हूँ, हम सिर्फ लार्ज कस्टमर्स को डील करते थे। मतलब आज के डेट में आप देखोगे फार्मर्स को भी हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, हर तरीके के कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले भैया पैसा है तो बैंक में आओ, नहीं है तो जाओ, ये वाला था। मतलब नॉर्मल कस्टमर्स के लिए तो एक्सेस ही नहीं था बैंकिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ गाइस डील कर रहे थे। अब जब हम यहाँ पर कॉर्पोरेट के साथ डील कर रहे थे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंक को ये लगा कि नहीं भाई, कॉर्पोरेट को सिर्फ डील करने से नहीं होगा, क्योंकि जितना हम कॉर्पोरेट को डील कर रहे हैं ना, रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि ये लार्ज नंबर में लोन लेके जाते हैं और बहुत सारे डिफॉल्टर बन के आते हैं, है ना, और हमारा दिवालिया निकालते हैं। इट्स बेटर कि हमको ना और भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए, हमको नॉर्मल कंज्यूमर्स के साथ भी बैंकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या हुआ, एक प्लान बना, एक यहां पर सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें दो तरीके का सेगमेंट आपको दिखेगा। एक इन्होंने डिवाइड किया कि अब हम एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देंगे और एक देंगे हम मर्चेंट बैंकिंग। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में देखोगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स वगैरह जो होते हैं, जो कंपनीज होती है, फंड वगैरह उनको रेज करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लाया गया, और एक लाया गया आपका मर्चेंट बैंकिंग को, जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने के लिए। तो दो तरीके के बैंकिंग को लाया गया। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया कि नहीं भैया, ये भी फायदा नहीं कर रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट नहीं है बैंक को, अब और चलने हैं, अब और चलते हैं। चलते गए भैया, ब्रॉड कस्टमर बेस बनता चला गया, बहुत कस्टमर्स हो रहे हैं। कुछ कस्टमर कह रहे हैं लाओ यार इंडिविजुअल के लिए भी लेके आओ, ऐसा क्या है कि सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, अभी अभी भी तो आप बिजनेस के लिए ही ला रहे हो सब कुछ, ये दोनों ही बिजनेस वाले क्लाइंट को हम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कंज्यूमर के लिए आ चुका है। अब क्या हुआ, जब कस्टमर बेस बढ़ता चला गया ना, तो अब यहां पर बैंक को लगा कि नहीं, अब हम और सेगमेंट करते हैं इसका।
तो इन्होंने सेगमेंट किया और सेगमेंट करके दो तरीके का सेगमेंट निकाला। एक बोला कि चलो एक हम रखेंगे कॉर्पोरेट, नो मर्चेंट, नो इन्वेस्टमेंट, नो कंफ्यूजन एट ऑल, डायरेक्ट एक रखेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग और एक रखेंगे हम रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में हम डील करेंगे इंडिविजुअल और जो छोटे छोटे हमारे स्मॉल बिजनेसेस होंगे उनके साथ, और कॉर्पोरेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े उनको हम यहाँ पर सर्विस देंगे, चाहे उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए, जो चाहिए हम उनको कॉर्पोरेट वाले में देने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा डिसाइड कर लिया। तो ये दो तरीके का आपका क्या हुआ, इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ आपका बैंकिंग सेक्टर में। तो यहां से ना आपका रिटेल बैंकिंग का एक्चुअली में पिक्चर में आया। पहले ये पिक्चर में था ही नहीं। अब देखो 1960 से लेकर के आप जाकर के ये पिक्चर में आया कब, 2000 के टाइम की बात है कि 2000 में आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग को लाया गया। ठीक है, और आज के डेट में देखो क्या ग्रो कर रहा है, क्या बूम कर रहा है, इसका डेटा दिखाऊंगी अभी मैं आपको। ठीक है, अब देखो हर बार ना एक रिपोर्ट आता है, रिटेल बैंकिंग का रिपोर्ट बनाया जाता है। तो वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग का रिपोर्ट आया 2015 में, जिसको पब्लिश कौन करता है, रिलीज कौन करता है, कैपजेमिनी और ईएफएमए। ईएफएमए कौन है, यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एसोसिएशन है, इनके द्वारा एक वर्ल्ड रिपोर्ट निकाला जाता है। ठीक है, जब इन्होंने वर्ल्ड रिपोर्ट निकाला ना तो दो तीन लूप होल बताए इन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो इन्होंने पहला लूप होल ये बोला, कस्टमर खुश नहीं है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस जो है ना उससे बैंक मैच नहीं कर पा रही है खुद को। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस कुछ और है और बैंक उस तरीके के एक्सपेक्टेशंस पे पहुंच नहीं पा रही है। पहला लूप होल इन्होंने ये बता दिया। दूसरा इन्होंने इस रिपोर्ट में ये बोला कि बैंक ही सिर्फ बैंकिंग की सर्विसेज नहीं दे रही है, आ गए हैं आपके कॉम्पिटिटर भाई साहब, फिनटेक कंपनीज आ चुकी है, एनबीएफसीज आ चुके हैं, सब यहां पे आपकी तरह ही सर्विसेज दे रही है, आप क्या अलग कर रहे हो। और जितने भी कस्टमर है ना जा रहे हैं फिनटेक के पास, क्यों, क्योंकि उनके लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो रहा है भैया, वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, घर बैठे बैठे सर्विसेज दे रहे हैं। क्योंकि इस टाइम तक तो आप घर बैठे बैठे सर्विसेज नहीं दे रहे थे, ये सब बूम में कब आया, कोविड 19 के बाद आया था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था कि फिनटेक कंपनीज हर तरीके की सर्विसेज दे रही है और कस्टमर्स को ईजी लग रहा था। ठीक है, तो अब बैंक को छोड़ छोड़ के लोग फिनटेक की तरफ भागे जा रहे हैं, जो आपके बिग टेक कंपनीज है उनकी तरफ भागे जा रहे हैं कि अरे अच्छा सर्विस दे रहा है वहीं से ले लेते हैं, इनको छोड़ो, है ना। तो ये एक लूप होल देखने को मिला। तीसरा उन्होंने ये बताया अपने रिपोर्ट में कि बैंक ज्यादातर ना फ्रंट एंड पे काम कर रही है, यानी कि फ्रंट एंड में जैसे आप बैंक में इंटर करते हो ना तो काफी सारे बैंक के पर्सनल्स बैठे होते हैं, सेविंग अकाउंट वाले, कुछ सेल्स वाले होंगे, करंट अकाउंट, एनआरआई, हर डिपार्टमेंट के लोग वहां पे बैठे होते हैं। वो कौन होते हैं, वो फ्रंट एंड होते हैं, मतलब कि वो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले इंप्लॉय होते हैं। जो आप जाओगे तो पूछेंगे बताओ सर किस तरीके की सर्विसेज चाहिए आपको, है ना, तो इस तरीके से आप डील करते हो। तो बैंक ना ज्यादा उसी पे फोकस कर रही थी, फ्रंट एंड पे। ठीक है, कि हमको कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, बैक एंड पे काम ही नहीं कर रही है। बैक एंड यानी कि टेक्नोलॉजी आपकी रोबोस्ट ही नहीं है भाई, आप डेटा को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो कस्टमर के, आप कस्टमर के नीड को ही नहीं समझ पा रहे हो। भले आप फ्रंट में कितने भी नॉलेजेबल इंसान को बिठा दो, लेकिन अगर आपका नॉलेजेबल पर्सन अगर मैनिपुलेट करके कस्टमर्स को कन्वर्ट भी कर लेता है, तो क्या आपके पास इतना रोबोस्ट है सिस्टम कि आप उनको सर्विस दे सको। तो ये बैक एंड पे अपने काम ना करके ज्यादातर फ्रंट एंड पे कर रहे थे। तो तीन तरीके का लूपहोल इसने निकाल दिया। अब क्या हुआ, बैंक तो बेचारे सोच में ही पड़ गए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, फिर एक और इन्होंने 2016 में फिर से निकाला। जब इन्होंने फिर से निकाला तब इन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है, एक सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करो, फिनटेक के साथ कोलैबोरेट कर लो। क्यों, क्योंकि कस्टमर्स फिनटेक के पास भाग रही है, उनको डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, यानी कि हर कस्टमर फ्री नहीं है घंटों घंटों ब्रांच में जाके लाइन लगाने के लिए। ठीक है, तो आपने उनको डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटीज देनी है, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इस तरीके की फैसिलिटीज आप दोगे, तभी कस्टमर आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। तो भाई अब क्या था, फिगर आउट तो हो गया ना कि हमारे में दिक्कत क्या आ रही थी। चलो बैंक ने सोचा हाँ अब अच्छी चीज है, अब हम क्या करेंगे, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सब डिजिटल बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, ये वो सारे काम करना स्टार्ट कर दिए, जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा आप एक इवोल्यूशन का प्रोसेस दो, ये है बहुत बड़ा आपके मैकमिलन बुक में, मैंने इसको कंपाइल्ड वे में आपको कहानी की तरह समझाया, आई होप समझ में आया होगा। आया है तो बताइए गाइस। ठीक है, तो यहां से आपकी डिजिटल बैंकिंग वगैरह हम अपने क्लाइंट को देना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, हाँ जी, कोई दुख दर्द है यहां तक तो बताइए। आइए थोड़ा सा और सिनेरियो भी देखेंगे ना, इंडियन सिनेरियो देखते हैं, रिटेल बैंकिंग का इंडिया में क्या सिनेरियो है। अर्ली 1960 में, अब तो मैंने बता ही दिया है कि क्या हो रहा था, हम यहाँ पर बिजनेस और कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ डील कर रहे थे, तो हटा दो अब इस बात को। लेट 1970 में पहुंचते हैं।
फॉरेन बैंक ने कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे कि बैंक को दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया, एक कॉर्पोरेट बैंकिंग और एक रिटेल बैंकिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करने वाला कोई और नहीं, ये फॉरेन बैंक ही था। यही कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल को लेकर के इंडिया में आया था, ठीक है, कि नहीं भाई हम सेगमेंट के हिसाब से कस्टमर्स के साथ डील करेंगे। अब आप ही देखो ना कितना आसान हो जाता है कि अगर मैंने कस्टमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया, या उनके एज ग्रुप के हिसाब से, चलो इनकम के हिसाब से, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए उनको प्रोडक्ट देना। इनकम के हिसाब से किया, चलो एज के हिसाब से तो आपको पता है मिलेनियल्स को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, जेनजीज को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पर सेगमेंट में कस्टमर्स को डिवाइड किया। ये लाया कौन था कॉन्सेप्ट, फॉरेन बैंक ही लेकर के आया था। और इसको पहली बार यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला, जो इसका पायनियर रखने वाला कौन था, तो ये था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड ग्रिंडलेज बैंक। ये दो बैंक्स थे जिन्होंने न्यू कंज्यूमर मॉडल को इस्तेमाल किया, ठीक है, इसका यूज किया। और अब तो बैंक कर रही है, हर बैंक कर रही है। चलिए अर्ली 1980s की अब बात करेंगे। सिटी बैंक एक वेव लेकर आया। किस तरीके का वेव था गाइस, स्टार मार्क करेंगे, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कीजिएगा। ये दो स्टार मार्क करके रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। तो आपसे कैसे सवाल पूछता है कि फॉरेन बैंक ने किस तरीके का कॉन्सेप्ट या किस तरीके का बैंकिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, आपको पता होना चाहिए। या ये पूछ सकता है दो ऐसे बैंक का नाम बताओ जिन्होंने पायनियर रखा था न्यू कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल का। दोनों बैंक का नाम आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अर्ली 1980s की बात अगर हम कर ले तो क्रेडिट सिटी बैंक जो है क्रेडिट कार्ड का वेव लेकर के आया इंडिया में। जब क्रेडिट कार्ड गाइस इंडिया में आया ना, तो कस्टमर्स के लिए पता है कैसा था, अरे ये तो अलादीन का चिराग है। ट्राई तो कर रहा था सिटी बैंक की, चलो यार एक बार ट्राई करते हैं इंडिया में क्रेडिट कार्ड को दे करके कस्टमर्स को, क्या पता कस्टमर खुश हो जाए। जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पहली बार कस्टमर के द्वारा किया गया, तो उनको पता है क्या लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि आज मैं शॉपिंग करूं आराम से 20 दिन 50 दिन तक कोई पेमेंट नहीं करना, 20 से 50 दिन का साइकिल होता है ना इसका, तो उसमें मुझे पेमेंट नहीं करना, उसके बाद करना है, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी चीज है यार, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से ना ये बड़ा ही मतलब जिस स्पीड में आया था ना, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों ने इसको वार्म वेलकम किया क्रेडिट कार्ड का, कि आओ भैया हमारे साथ अब क्रेडिट कार्ड भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलादीन की चिराग की तरह जब ये काम करने लगा, तो अब लगा यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है कि भैया फॉरेन बैंक आ रही है इंडिया में और वो इस तरीके का प्रोडक्ट दे रही है, हम क्या मूर्ख बैठे हैं, हम भी देंगे ये प्रोडक्ट। तो उसके बाद से ना जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, हर बैंक ने अपने बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ क्रेडिट कार्ड को भी पिच करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो सिटी बैंक ने कर दिया था, बुम तो हो चुका था क्रेडिट कार्ड का, भैया लाना था अब इंडिया में, ले आया, अब बैंक्स उसका इस्तेमाल कर रही है। तो पहला अर्ली प्लेयर कौन बना क्रेडिट कार्ड का इंडिया में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आंध्रा बैंक। नाम याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा पहली ऐसी बैंक है जिन्होंने अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ क्रेडिट कार्ड को इंप्लीमेंट किया, ठीक है। और ये क्रेडिट कार्ड वो अपने कस्टमर्स को सर्विस के तौर पे प्रोवाइड करना स्टार्ट किए। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में वैसे आ रखा है, दिखाती हूं मैं क्वेश्चन कैसा आया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां पर हम देख लेते हैं 1990 की बात कर लेते हैं। अब आया मार्केट में न्यू जनरेशन का प्राइवेट सेक्टर बैंक, आ गया सबका बाप, कहा मैं आ रहा हूं, ठीक है, पहुंच गए। ये कहाँ है, इंडिया में आ गए। जब न्यू प्राइवेट, क्योंकि इस वक्त ना आरबीआई लाइसेंस देना स्टार्ट कर दी थी जितने भी न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, क्योंकि हमारा मॉडल हो चुका था चेंज, अब हम कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल पे काम कर रहे थे। तो अगर हम हर क्लाइंट को डील कर रहे हैं, हर क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बैंक्स की जरूरत थी इंडिया में। हमारे पास तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स गिने चुने थे, ठीक है। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं इससे तो काम नहीं चलने वाला, हमारे पास तो करोड़ों का पॉपुलेशन है भैया, कैसे देंगे सर्विसेज, लाओ भैया लाइसेंस दो, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो लाओ उनको पकड़ के और उन सबको लाइसेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। जब लाइसेंस देने लगे, आने लगा नए नए तरीके का, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स उस समय आना स्टार्ट हो चुके थे। जब ये आए, ये तो अलग ही फॉर्म में थे, ये टेक्नोलॉजी के साथ आए थे। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन इतना नहीं था जितना इनके पास था। ये पूरा मार्केट में हाहाकार मचा चुके थे, ठीक है। ये अपने सर्विसेज को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को लेकर के जिस लेवल पे मार्केटिंग चल रही थी, टेक्नोलॉजी चल रही थी, भाई पब्लिक सेक्टर को लगा कि भैया हम तो कहीं रह ना जाए, कहीं पीछे ना छूट जाए। तो अब इस केस में पब्लिक सेक्टर ने कहा नहीं 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 नहीं, मार्केट में तो हम ही राज करेंगे। आ गए लेट 1990 और 2000 में, उन्होंने कहा नहीं हम भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे,
हम भी अपने मॉडल को रीडिफाइन करेंगे। खत्म करो पुराने चैनल्स को, खत्म करो पुरानी टेक्नोलॉजी को, अब हम लाएंगे हर चीज रोबोस्ट तरीके का। ठीक है, अब हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी, यहां पर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने लगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है, समझिए, जैसे अगर मैंने किसी एसबीआई ब्रांच के किसी पर्टिकुलर एक ब्रांच से जाकर के मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेल किया है या अकाउंट ओपन कराया है, तो एसबीआई का ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर ब्रांच होगा तो मैं अपने सर्विसेज को अवेल कर सकती हूँ, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, इसी को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो किसी भी बैंक ब्रांच में से आपने अपने अकाउंट को ओपन किया हो, इंडिया में कहीं भी चले जाओ, आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसी को कोर बैंकिंग कहते हैं। तो ले आया भाई पब्लिक सेक्टर बैंक का, मैं भी लेके आया हूँ टेक्नोलॉजी। अब बोलते प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ना एक रिटेल वॉर हो गया पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच ना। यहाँ पे वॉर देखने को क्या मिला, हर हर दूसरा आदमी ना एक दूसरे के कस्टमर को छीन रहा है। वो कह रहा है मैं लूंगा, ये कह रहा है मैं लूंगा। तो कैसे लोगे भैया? तो टेक्नोलॉजी की मदद से लाओ, एडवांस टेक्नोलॉजी है, पैसे तो डालो, टेक्नोलॉजी बनाओ और उठा लो अपने कस्टमर्स को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेल वॉर। ठीक है, इसी को कहा जाता है गाइज रिटेल वॉर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया। और 2000 में अब आपको पता ही है क्या हो गया, क्या हुआ, आपका बूम होने लगा टेक्नोलॉजी में और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का हम इस्तेमाल करने लगे रिटेल बैंकिंग में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आज के डेट में बैंक्स जो है ज्यादातर फोकस कर रही है कि किस तरीके से हम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच देंगे अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को, उनके नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के साथ मिलके। ठीक है, यहां तक बताइए किन्हीं को कोई डाउट है तो? कहानी के तौर पे समझा रही हूं, कोई कुछ नहीं भूलेगा, कोई कुछ नहीं भूलेगा। बाद में 24/7 रिकॉर्डेड सेशंस का आपको एक्सेस मिलेगा, आप पढ़ भी सकते हो अगर अभी नहीं समझ पा रहे हो तो। क्लियर है? वेरी नाइस सर, गुड। चलिए, क्लियर है तो फटाफट से क्वेश्चन कीजिए। जैब में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। आज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच बैंक क्रिएटेड अ बिग वेव इन रिटेल बैंकिंग विद द क्रेडिट कार्ड इन अर्ली 1980s? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, समझ में आया? चलिए, चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक या पीएनबी। चलिए एक्टिव हो जाइए, फटाफट सब लोग एक्टिव हो जाइए। गुड, वेरी नाइस। प्रसाद सर, मुस्तफा सर, अरे कहाँ गए बाकी लोग? पी मुस्तफा सर, आप पीएनबी बैंक में जॉब कर रहे हो क्या? पीएनबी बैंक की बात ही अलग है, क्या बात है, जरा बाकी कैंडिडेट्स को बताइए भैया। आप रेफरेंस दो सबको। प्रधान सर, वेरी नाइस, आप रेफरेंस दे दो, सब पीएनबी ज्वाइन करेंगे आज से, पीएनबी की बात अलग है तो। ऑप्शन बी, जो लोग भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल ही करेक्ट है, गुड, वेरी नाइस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए थोड़ा सा ना डेटा देखते हैं, आरबीआई की तरफ से एक डेटा आया, उसको थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से ना रिटेल के लोन्स में, रिटेल के एसेट्स में कैसे ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। दो इससे आपकी एग्जाम्स का कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि आपको डेटा एक बार आप देख लो ना, समझने के लिए सही रहता है। ठीक है, देखिए ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिटेल एसेट्स में। ठीक है, देखिए यहां पर ना आपको वैरायटी ऑफ लोन्स के नाम लिखे हुए हैं, चाहे वो हाउस लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, क्रेडिट कार्ड है, व्हीकल है, ऑटो लोन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको लोन्स यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर आपको ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, एक चीज बस आपको जो देखना है वो समझिए, ईयर बाय ईयर 2019, 2020, 2021 हर साल आपको एक चीज देखने को क्या मिल रही है कि लोन्स में बढ़ोतरी हो रही है गाइस, ग्रोथ हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रोथ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है तो कस्टमर्स का ग्रोथ हो रहा है, कस्टमर का ग्रोथ हो रहा है तो बैंक बूस्ट करने वाला है। ठीक है, तो यहां क्या देखने को मिल रहा था, ईयर बाय ईयर हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। तो यहां सबसे ज्यादा जो आपको मेन फोकस क्या देखने को मिला कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हाउस लोन ले रहे हैं गाइस। इट मींस रिटेल बैंकिंग रैपिडली ग्रो कर रहा है, कस्टमर्स के पास पैसे आ रहे हैं तभी वो घर बना रहे हैं, और घर बनाने के लिए उनको लोन की रिक्वायरमेंट है। ईयर बाय ईयर ये जो लोन है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि आप देखोगे 50%, ये जितने भी लोन्स लिखे हैं ना, जितने भी लोन्स के आपको यहां पे डेटा दिख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर लोन लिया गया है तो हाउसिंग लोन, 50%, मोर देन 50% ऑफ द लोन जो है वो हाउसिंग लोन है। तो इस डेटा से ये पता चल रहा था आरबीआई को कि भैया कस्टमर तो डिमांड
कर रहा है, होम लोन का डिमांड कर रहा है, क्योंकि ग्रो हो रहा है, कस्टमर के पास पैसे आ रहे हैं। तो अब हमको कुछ ना कुछ होम लोन में नए नए टेक्निक्स लेकर के आने पड़ेंगे, प्राइस बंडलिंग करनी पड़ेगी, तो कुछ डिस्काउंटेड चीजें लेके आनी पड़ेगी, अट्रैक्टिव चीजें देनी पड़ेगी, ताकि हम कस्टमर्स को और ज्यादा इंकरेज करें। जिसमें आप देखना काफी सारी योजनाएं भी लाई गई थी सरकार के द्वारा, है ना, जिसमें आप हाउसिंग लोन्स दे रहे थे कस्टमर्स को, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या मिडिल इनकम ग्रुप हो, हर तरीके के कस्टमर्स को, है ना। क्या लिख रहे हैं आप? बिना बिना घर के लड़की, अच्छा बिना घर के लड़की नहीं दिया जाता है क्या? ऐसा भी है क्या? अरे, अच्छी इनकम होगी तो लड़की मिल जाएगी सर आपको। देखिए, ये बात भी है, वैसे बिना घर के लड़की तो मिलती नहीं है, चलिए सही बात है, आपको मिलता है 100 करोड़। चलिए, अब एटीएम्स की बात करेंगे। तो सिमिलरली, क्योंकि आपका रिटेल जो लोन है, रिटेल एसेट से काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था, तो आप देखोगे कि जब बैंक्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, लोन्स ले रहा है, तो भाई एटीएम्स भी तो उतने ही बनाओगे ना, कस्टमर्स तो आएंगे ना आपके यहाँ सर्विस लेने के लिए, तो जितने ब्रांचेस बन रहे थे उतने एटीएम्स भी आपको, चाहे वो ऑफ साइट हो चाहे वो ऑन साइट हो। देखो, दोनों का डिफरेंस समझाती हूँ। ऑफ साइट का क्या मतलब होता है? जो बैंक प्रीमाइसेस से बाहर होता है, यानी कि आउटसाइड लोकेशंस है, जैसे कि मॉल्स वगैरह है। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से दिल्ली गए हो या नाम सुना होगा, एक सरोजनी मार्केट है, ओपन स्पेस है ना, सरोजनी मार्केट वगैरह है, इस तरीके के बड़े बड़े स्पेसेस जो होते हैं, चांदनी चौक है, पता नहीं कितने सारे, तो वहां पे आपको ना एक एटीएम्स देखने को मिलता है। ये कौन सा एटीएम है गाइस? ये ऑफ साइट है, ठीक है, ये बैंक प्रीमाइसेस में नहीं है, बैंक प्रीमाइसेस के बाहर है। और एक होता है ऑन साइट, जो बैंक प्रीमाइसेस के अंदर होता है, ठीक है, जो आप बैंकिंग आवर्स के समय ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जितने भी ऑफ साइट एटीएम्स होते हैं ना, आप उसका इस्तेमाल करो, कभी भी करो भैया, खुला हुआ है 24/7 एक्सेस है इसका। तो ज्यादातर आप देखोगे हर साल बाई साल फिर आपके नंबर ऑफ एटीएम्स, दोनों तरीके के एटीएम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ब्रांचेस वगैरह, बैंक के ब्रांचेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप देखोगे ना कि इस तरीके के जो इंक्रीमेंट हो रहे थे, इससे आरबीआई को यह पता चला कि भैया रिटेल बैंकिंग एक्चुअली आया है पिक्चर में। रिटेल बैंकिंग नाउ स्पीड पकड़ चुका है, स्पीडली ग्रो कर रहा है। अब हमको रिटेल बैंकिंग में बस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना है, नाउ गुड टू गो, खत्म। उसके बाद पूरा का पूरा हम बैंकिंग सेक्टर को कैप्चर करेंगे विद अ रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो इसीलिए ये डेटा मैंने दिखाया, दो इस डेटा से कोई लेना देना आपका नहीं है। आइए अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। एक रिटेल बैंकिंग को अगर सक्सेस करना है, आपको सक्सेस करना है, उससे पहले आपकी किस किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए गाइस? तो आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट। आपको एमसीक्यूज पीवाईक्यू लगाने आना चाहिए, आपने मॉक टेस्ट लगा रखा हो, आपने बहुत सारे तरीके के नॉलेज आपके पास होने चाहिए, तभी तो एग्जाम क्लियर करोगे ना, बिना पढ़े कैसे एग्जाम क्लियर करोगे? तो ये तो आपकी पीछे की तैयारी हो गई ना। तो वैसे ही रिटेल बैंकिंग के सक्सेस के लिए पीछे की तैयारी क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो अगर आपको सक्सेस करना है रिटेल बैंकिंग में, तो आपके पास एक इफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि आप कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, ठीक है, कैसे डिलीवर कर रहे हो कस्टमर्स को सर्विसेज, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक। चलिए, ऑफलाइन दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ये आपका डिपेंड करता है। दूसरा, डायरेक्ट बैंकिंग। क्या आप अपने कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ चैनल्स दे रहे हो? यानी कि वो कह रहे हैं कि उनको फिजिकली नहीं आना आपके बैंक में, उनके पास नहीं है समय भाई, तो क्या आप उनको ये बोल पा रहे हो कि सर हम आपको मोबाइल बैंकिंग दे रहे हैं, हम आपको इंटरनेट बैंकिंग, हम आपको डिजिटल फैसिलिटी दे रहे हैं, आप घर बैठे बैठे करो ना बैंकिंग 24/7, हमने कब बोला आप ब्रांच में आओ, हमने आपको एटीएम्स भी दे रखे हैं, अब आप ब्रांच में मत आना। आप ऐसा बोल पा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं बोल पा रहे हो तो इसका भी आपका डायरेक्ट बैंकिंग होना चाहिए आपके साथ। डायरेक्ट बैंकिंग मतलब डिजिटल बैंकिंग ही होता है। कॉम्पिटेटिव एंड फेयर प्राइसिंग, देखो गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में ना कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटर ना एग्रेसिवली प्राइस को ड्रॉप मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है। अब जिस होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था 10%, उन्होंने इस प्राइस को एग्रेसिवली गिरा के 7% कर दिया है। और जब बैंक कस्टमर आपके बैंक में आता है, आप तो यही प्राइस दे रहे हो, 10%, कहेगा मैं क्यों लूं आपसे, मैं जा रहा हूं जहां पे 7% मुझे दे रहा है। समझ रहे हो? तो कस्टमर भी अपना फायदा देखेगा ना, आप अपना फायदा देखते हो। तो हमेशा ना प्राइस एक तो फेयर रखना है, कॉम्पिटिशन्स को मैच करते हुए आपको प्राइस रखना है, तभी आप कस्टमर्स को गाइस यहां पे अट्रैक्ट कर पाओगे। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आपको कस्टमर के, कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करके रखना है। प्रोडक्ट की अप्रोप्रिएटनेस, क्या आपके पास वो प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स के
नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को फुलफिल कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहले आपके पास यही होना चाहिए, तभी जा करके आप यहां पर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो आपके पास है क्या सेविंग अकाउंट, आपके पास है क्या क्रेडिट कार्ड, आपके पास है एफडी, आपके पास है आरडी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहा है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल देखो, बैंक में रिस्क बहुत है, बैंक है तो रिस्क है, रिस्क है तो बैंक है, दोनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है भैया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम इसको प्रोफेशनली हैंडल तो कर सकते हैं। अब देखो आपके यहाँ कस्टमर आता है लोन लेने के लिए, आपने उनका क्रेडिट स्कोर ही नहीं चेक किया है, क्यों? क्योंकि आपके पास है ही नहीं, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल ही नहीं है आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसके थ्रू आप कस्टमर्स के प्रीवियस हिस्ट्री को चेक कर पाओ, जिससे उनके प्रीवियस डेटा को निकाल सको, उनके क्रेडिट रिपोर्ट को निकाल सको, है ही नहीं। तो आपने बिना सोचे समझे लोन दे दिया, लो भैया लोन दिया, कस्टमर अगले दिन ही डिफॉल्टर हो गया, लेके पैसे भाग गया, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास एक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल भी होना चाहिए जिससे आप रिस्क से बच सकते हो, ठीक है। आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर मुझे इस कस्टमर को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर आता है आपका स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट। गाइस देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आपको एक कस्टमर के साथ प्रॉपर तरीके से डील करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। अगर आप किसी भी कस्टमर्स को लोन दे रहे हो तो उस केस में मेक श्योर करें कि आप हर एक चार्जेस कस्टमर्स को डिटेल्ड वे में बताएं, नथिंग इज हिडन, ठीक है। बैंक कभी भी कोई चार्ज हिडन नहीं रखती है, और अगर आप इसको वायलेट करोगे तो फिर आरबीआई आपको बैन कर सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीजों का ध्यान में रखना होता है, तभी जाकर के प्रॉपर तरीके से आप एक रिटेल बैंकिंग को सक्सेस करा सकते हो। क्योंकि अगर आप हर चीज दे रहे हो, ट्रांसपेरेंसी अपने कस्टमर के साथ मेंटेन कर रहे हो, तो क्यों नहीं कस्टमर आपके साथ करेगा बैंकिंग? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, आप ऑनेस्ट हो, तभी आपके साथ ये यहां पर डील करेंगे, ठीक है। तो दीज ऑल आर द प्री रिक्विजिट्स, बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ द रिटेल बैंकिंग। आई होप यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। क्लियर, वेरी नाइस, गुड। अभी क्वेश्चन नहीं आया है तो आप लोग अभी सोना नहीं है। चैलेंजेस फॉर द रिटेल बैंकिंग, चैलेंज क्या आता है रिटेल बैंकिंग को? हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, कांस्टेंट पढ़ लिए, रिक्वायरमेंट भी देख लिया। अब हमको जानना है कि क्या दिक्कत आ रही है, आखिर क्यों नहीं हमारा रिटेल बैंकिंग अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। तो गाइस देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग की बात की गई है, तो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि रिटेल बैंकिंग में ना बहुत बैंक्स जो होते हैं अनफेयर तरीके की प्राइसेस लेते हैं कस्टमर से, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्रेडिट कार्ड उन्होंने दिया अपने कस्टमर को और चार्जेस के बारे में नहीं बताया कि एनुअली आपका चार्ज कटने वाला है, और जब कट गया कस्टमर का चार्ज तो कस्टमर बेचारा दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है बैंक में, बैंक उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की इश्यूज, ये सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इनएडिक्वेसी ऑफ एमआईएस। एमआईएस क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो एमआईएस टूल होता है ना गाइस, ये बैंक को हेल्प करता है कस्टमर्स के डेटा को अंडरस्टैंड करने में, कस्टमर्स के डेटा को देख के ये बताने में कि आगे अब आप कस्टमर्स को किस तरीके का प्रोडक्ट दे सकते हो। बेसिकली डिसीजन मेकिंग में ये डेटा हेल्प करता है। अब आपके पास है ही नहीं, टूल ही नहीं है, लो भाई आपके पास करोड़ों के कस्टमर है लेकिन आपके पास टूल नहीं है जहां पर आप कस्टमर्स के डेटा को मैनेज कर सको, तो ये तो चैलेंज ही हुआ ना। अब कैसे पता चलेगा आपको कि कौन से कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, आने वाले टाइम में उनको कैसे मुझे क्रॉस सेल करना है, पिच कैसे करूंगा मैं उसको प्रोडक्ट, है ना। तो उसके लिए तो आपके पास एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जो डेटा एक्यूरेटली हैंडल कर सके, मैनेज करके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर सके, नहीं है आपके पास। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केवाईसी एएमएल, आपको पता है पहले के टाइम में क्या होता था ना, ये मैंने आपको पीपीपी में भी शायद पढ़ाया था यूट्यूब पे। पहले ना इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ना कस्टमर्स को आप ये प्रोडक्ट्स दे देते थे या उनके बैंक अकाउंट को ओपन कर देते थे। नो केवाईसी, नो एएमएल, फ्रॉड के चांसेस बढ़ते चले गए। अब जैसे आप बैंक के एम्प्लॉय हो, आपका कोई फ्रेंड हुआ, आप बैंक में लेके गए, कह दिया आपने बैंक वाले को कि ये मेरा फ्रेंड है, इसका अकाउंट ओपन कर, हाँ खत्म, बस इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। जब देखने को मिला ना इस तरीके के केसेस कि भाई फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, ये सब ट्रैफिकिंग वगैरह में फंसे हुए हैं, ड्रग्स वगैरह, मनी लॉन्ड्रिंग में, इस तरीके की दिक्कतें बैंक को देखने को मिली, फिर आरबीआई ने कहा रुको 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 रुको, कोई इंट्रोडक्शन पे नहीं आएगा, सबका आइडेंटिटी चेक होगा, सबका वेरिफिकेशन होगा, बिना वेरिफिकेशन किसी के अकाउंट्स को हम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी एक इश्यू आ रहा है, कभी कभी हम थर्ड पार्टी को केवाईसी वगैरह करने के लिए दे देते नहीं,
बैंक को हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि जो केवाईसी वगैरह हो रही है बैंक इंटरनली अपने एम्प्लॉय से ही कराए तो ज्यादा बेटर है, रेदर देन कि आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो केवाईसी वगैरह करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। आजकल फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा होती है। मैनेजिंग रिस्क, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हो, लोन भी दे रहे हो, जगह जगह रिस्क है भाई। टेक्नोलॉजी देने का क्या मतलब है? अगर आपने टेक्नोलॉजी दे दी तो चीजें उनकी ऑनलाइन हो रही है, पासवर्ड वो इंटर कर रहे हैं, अकाउंट नंबर इंटर कर रहे हैं, कहां जा रहा है वो ऑनलाइन जा रहा है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जब ऑनलाइन आप कोई भी काम करते हो हर एक डेटा आपका क्लाउड पे सेव होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा रिस्क है, कस्टमर्स का सेंसिटिव डेटा है, पासवर्ड है, सारी चीजें सेव हो रही है, और फ्रॉड यहां पे सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? अब बैंक के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो रिस्क को मैनेज कर सके, ठीक है? और लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी चैलेंजेस देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यू टेक्नोलॉजीज, लो अब ऑनलाइन चीजें कर रहे हो तो इस टेक्नोलॉजी के आपको डिसएडवांटेजेस नहीं है, फ्रॉड के चांसेस नहीं है, हैकर तो बैठा हुआ है आंख लगा के कि बैंक का चीज ऑनलाइन हुआ, बैंक सिस्टम जैसे ही ऑनलाइन हुआ भैया हम तो हैक करेंगे, किसी ना किसी का आज तो डेटा हैक होने वाला है और किसी ना किसी के बैंक अकाउंट से पूरे पैसे गायब होने वाले हैं। तो जैसा जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो उतना ज्यादा रिस्क गाइस फ्रॉड के, हैकिंग के बढ़ते जा रहे हैं। तो दीज ऑल आर द चैलेंजेस फॉर द रिटेल बैंकिंग। इसके अलावा इसके साथ भी कंटिन्यू ग्रो करना है, फिर भी आपको देना है इस तरीके की सर्विसेज, आपको देना ही है टेक्नोलॉजी, क्योंकि कस्टमर कर रहा है डिमांड। कस्टमर को थोड़ी पता है कि आपके बैंक की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो फ्रॉड हो जाएगा उसके साथ, उसको कोई आइडिया नहीं है, वो जानता ही नहीं है इस सारी चीजों के बारे में, उसको तो चाहिए भैया अब दो। तो ये ना एक चैलेंज हो रहा है बैंक के लिए कि भाई कैसे मैनेज करे इस तरीके की चीजों को। तो दीज ऑल आर द बेसिक चैलेंजेस फॉर द रिटेल बैंकिंग। गाइज यहां तक बताएं। एमआईएस, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है गाइस, देखिए ये एक टूल होता है, इसका बैंक इस्तेमाल करती है जब लार्ज और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ आपके पास कस्टमर का डेटा होता है ना, तो इस टूल में आप उस डेटा को फीड करते हो, इस डेटा को आप इस टूल में डालते हो। अब ये टूल आपको हेल्प करता है ये जानने में कि किस कस्टमर को आपने किस तरीके का प्रोडक्ट दिया है, ठीक है? जैसे मान लो किसी कस्टमर को, राम को आपने लोन दिया है, ठीक, लोन दिया है और हर महीने की 5 तारीख को उनका ईएमआई कटता है, ठीक है? ये डेटा आपने राम का पूरा इस टूल में फीड किया, जैसे आपने फीड किया ना, 5 तारीख हो गए, अब राम ने ना अपने लोन का ईएमआई नहीं भरा, ये आपको टूल एग्जैक्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा कि भाई अभी तक इस कस्टमर का ईएमआई नहीं भराया है, कांटेक्ट करो इस कस्टमर से, ठीक है? तो ये आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस देता है उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, तो आप डायरेक्टली क्या कर पाते हो, कस्टमर से कनेक्ट कर पाते हो। तो जितने भी आपके ब्रांच में कस्टमर आते हैं उन सब का डेटा आप इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल में डालते हो, ठीक, जिससे आपके लिए आसान हो जाता है। आप हर चीज मैन्युअली याद नहीं रखते हो कि अच्छा उस कस्टमर ने नहीं दिया लोन, अच्छा उस कस्टमर ने ये नहीं किया। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर किसी कस्टमर, जैसे मान लो श्याम है, श्याम ने आपके बैंक में अकाउंट ओपन किया सेविंग अकाउंट का, आपने उसका पूरा डेटा इसमें डाल दिया एमआईएस में। नाउ मान लो श्याम की ना सैलरी थी 60,000 की, अगले साल उसके अकाउंट में आ गया 80,000, यानी कि उसकी इंक्रीमेंट हुई। तुरंत ये आपको नोटिफिकेशन देता है, जैसे आपको नोटिफिकेशन देगा अब आपको हो गया ना इट्स टाइम फॉर क्रॉस सेलिंग, लो भैया हो गया। तो एमआईएस आपको इन सारी चीजों में हेल्प करता है। डोंट वरी, पूरा का पूरा चैप्टर है इस पे, पढ़ाऊंगी मैं आपको। बताइए जिनका भी डाउट था, किनका डाउट था ये, एक बार चेक कर लूं। मुस्तफा सर बताइए। हाँ जी, खत्म दुख दर्द, ठीक है चलिए। और किन्हीं को कोई डाउट है, छोटी भी डाउट गाइस पूछ सकते हो, छोटी मोटी डाउट, नो डाउट। आइए अब हम बात करेंगे रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट। क्या क्या रीजंस है ग्रोथ ऑफ द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के गाइस, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है राइज ऑफ द यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है? अब देखिए इसको समझिए, आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा यंग प्रोफेशनल्स आईटी वाले वगैरह में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? आईटी वालों की तनख्वाह ज्यादा होती है, बेसिक है, ठीक है? अब उनको ना अर्निंग बहुत आ रही है, अब जब उनकी अर्निंग आ रही है, वो बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। परचेसिंग पावर बढ़ गई है, यानी कि अगर मैं यंग हूँ, आप यंग हो, ठीक है, आपकी उम्र होगी 20-25 साल, आप अभी बहुत यंग हो, आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई, आपकी कुछ भी नहीं हुई है, आप बस रैंडम एक ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, पैसे कमा रहे हैं। इस केस में क्या होता है, आपके पास ना चांस है कि आप रिस्क ले सकते हो, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई ना, आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हो,
थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे म्यूचुअल फंड में, ठीक है, थोड़ा हम ट्रेडिंग कर लेंगे, थोड़ा हम ग्रो अप में भी लगा लेंगे, थोड़ा सा कुछ कर लेंगे, है ना। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। तो जैसे जैसे इंडिया में यंग प्रोफेशनल्स उभर उभर के आ रहे हैं, और ज्यादातर आप देखोगे कि आज के डेट में रिटेल बैंकिंग में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये आपका यंग जनरेशन ही कर रहा है। तो परचेसिंग पावर बढ़ गई, परचेसिंग पावर बढ़ी, वो बैंक में आया, इन्वेस्टमेंट करने के मामले में आया, या उसने कोई भी लोन लिया, किसी भी प्रकार का लोन ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा रिटेल बैंकिंग का ग्रोथ हो रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि आओ आओ, जितने भी यंग जनरेशन हो, आओ हमारे बैंक में, हम अपना परचेसिंग पावर दिखाओ यहाँ पे, है ना, खरीदो सामान को। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेल बैंकिंग का बूस्ट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग प्रोसेस, जब से प्रोसेस को ऑटोमेट किया गया है। अब जैसे देखो, पहले क्या होता था ना, बैंक टेलर बेचारा, कैशियर जो होता है, वो गिनता रहता था पैसे, हैं, गिन रहे हैं भाई, घंटों टाइम लगते थे। अब क्या आ गया है गाइस, अब सॉफ्टवेयर आ गया है, अब वो हाथ से थोड़ी गिनता है, कैशियर कैश को हाथ से नहीं गिनता, अब एक मशीन आ गई है, डाला, खट 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 पैसे गिन गया, हो गया, खत्म खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका मैनुअल काम था जिसमें बहुत टाइम लगता था आपको, अब वो चीजें ऑटोमेट होती नजर आ रही है। तो जब चीजें ऑटोमेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी इफिशियंसी बढ़ गई ना, आप थके नहीं, क्योंकि आपका काम मशीन कर रहा था। अब आपके पास टाइम ही टाइम है, आप कुछ और काम करो, कुछ और फ्रूटफुल काम में खुद को लगा सकते हो। तो इससे भी ग्रोथ हो रही है। चेंजिंग कंज्यूमर डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक चेंज हो गया कैसे, अब यंग प्रोफेशनल्स की एंट्री हो चुकी है। गए वो ओल्ड पुराने ट्रेडिशनल लोग, अब आ गए हैं यंग जनरेशंस, जो रिटेल बैंकिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका डेमोग्राफिक चेंज हुआ फ्रॉम ओल्डर पीपल टू यंग जनरेशन, ऑटोमेटिकली आपका रिटेल बैंकिंग बूस्ट करना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और आप उनको लोन्स दे रहे हो यहाँ पे। फाइनेंशियल लिक्विडिटी, किसको नहीं चाहिए फाइनेंशियल लिक्विडिटी, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, जब चाहो तब आप अपने पैसे को विड्रॉ करो। तो ये जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही देता है, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया है, आपको निकालना है, पैसे निकाल लो, जब चाहो निकाल लो, यहाँ पे कोई वो थोड़ी है, आपको बांध के थोड़ी रख लिया आपके पैसे को। तो फाइनेंशियल लिक्विडिटी की वजह से भी और ज्यादा बूम हो रहा है, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई गाइस, और जब इंडिया बूस्ट करना स्टार्ट किया, आप देखोगे आपके फाइनेंशियल मार्केट में उसी समय से बूस्ट आना स्टार्ट हो चुका था, रिफॉर्म आना स्टार्ट हो गया। और जब से आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हुआ रिटेल बैंकिंग के साथ, आपका फाइनेंशियल मार्केट और ज्यादा बूम करना स्टार्ट किया। तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट में रिफॉर्म आना। जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो लो भैया फाइनेंशियल मार्केट में रिफॉर्म आया, लोग ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए। जैसे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए, ऑटोमेटिकली मेरा बैंक ग्रो कर रहा है, खत्म ना। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, पहले की बात करते हैं, आ जाओ इंटरेस्ट रेट पे। पहले ना 16 से 18% का इंटरेस्ट हम लोग लेते थे लोन्स में, भाई 16 से 18% का आप लोन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे कस्टमर से। नाउ इस सिस्टम को चेंज किया गया, अब क्या हुआ है, 7 से, चलो मान लो 11% के बीच में मिनिमम आप रखो, कि 7 से 11% के बीच में अब लोन्स का इंटरेस्ट रेट रखा गया, जो कि काफी मिनिमल है, एज पर आपने किस तरीके का लोन लिया है, कितना रिस्की लोन है, उसके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज करती है। तो आपका इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर दिया गया। तो जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन किया गया ना, तो लोग ज्यादा लोन लेने लगे, ठीक है, कि चलो भाई अब तो कम देना है, एटलीस्ट कम इंटरेस्ट देना है। पहले तो भैया 16 से 18%, ये क्या बात हुई। तो इससे आपका और ज्यादा सक्सेस हुआ। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, मैंने आपसे कहा कि आज की डेट में हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, चैटबॉट रख लिया है हमने, हम डिजिटल बैंकिंग दे रहे हैं, हम मोबाइल बैंकिंग दे रहे हैं, कस्टमर्स को ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है, उनको कन्वीनियंस हो गया ना, हैजल फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, अब उनके टिप्स पे बैंकिंग हो गई है। तो टेक्नोलॉजी से जैसे हमने जोड़ा, ऑटोमेटिकली मेरा रिटेल बैंकिंग क्या हो रहा है, ग्रो होना स्टार्ट हो गया। चेंज ऑफ द टर्म लोन्स, अब हम ना इनको 3 तरीके का टर्म लोन्स देते हैं, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम, और एक होता है लार्ज। भाई आपको जो पड़ता है आप वो ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको 3 तरीके के लोन दिए, शॉर्ट टर्म चाहिए शॉर्ट टर्म ले लो, लॉन्ग टर्म चाहिए लॉन्ग टर्म ले लो, जैसा चाहिए वैसा ले लो, हम मोल्ड कर देंगे, हम आपको उसी हिसाब से देंगे, क्योंकि अब हमारा जो अप्रोच है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, एंड दिस इज द रीजन कि आपका रिटेल बैंकिंग ग्रो कर रहा है। हाँ जी बताएं, यहां तक किन्हीं को कोई दुख दर्द है तो फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। आगे चले, अब ना बीच बीच में और क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे, कम रह गए ना क्वेश्चन, ज्यादा बोलना पड़ रहा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स विल बी द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द रिटेल, बताएं। स्क्रीन पे क्वेश्चन रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अब आप फटाफट से आंसर्स करेंगे।
हाँ जी, कीजिए कीजिए, एक्टिव होइए फटाफट सब लोग। वेरी नाइस, गुड। सारे लोग आंसर कर रहे हैं, जो लोग भी लाइव सेशंस ज्वाइन किए हैं। मुस्तफा सर हैं, राजू सर, प्रसाद सर और प्रधान सर तो सो गए हैं ना। प्रधान सर सो गए हैं, सो गए सर। ऑल ऑफ द अबव। और कौन है? प्रधान सर, वेरी नाइस। चलिए अभी सभी के आंसर्स आ रहे हैं, गुड जॉब गाइस। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। पढ़ने की जरूरत है या आगे बढ़े? बढ़ जाओ ना, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। जाके है, सच में सो गए हैं? नहीं जगह है, देखो उन्होंने आंसर्स किया है, आंसर्स किया है गाइस। कोई नहीं सोया है। फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग, आइए थोड़ा सा फ्यूचर की बात करते हैं। क्या क्या है फ्यूचर रिटेल बैंकिंग का गाइस? तो ग्रोथ इन द डिजिटल बैंकिंग, देखिए कैसे फायदा कर रहा है ये, और रैपिड एडॉप्टेशन ऑफ ब्लॉकचेन, देखिए आइए थोड़ा सा समझते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जैसे ही कोविड आया ना, कोविड आते ही पूरा का पूरा सिस्टम ही पलट गया। लोग आलसी हो गए। क्यों? क्योंकि उनको घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। कोविड के समय में आप सब्जी भी ऑनलाइन मंगा रहे थे, ठीक है। आपको अपने पड़ोसी से बात करना होता था तो भी आप ऑनलाइन चिट चैट कर रहे थे। हर चीज ऑनलाइन हो गई थी। तो उस वक्त लोग इतने ज्यादा आलसी हो गए ना, कि लोगों को टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सिस्टम की आदत सी लग गई। तो लोगों ने ये कहा कि हम नहीं आएंगे आपके बैंक में, हमको बैंक घर दो, घर में दो मेरे बैंक। तो अब क्या हुआ कि डिजिटल बैंकिंग की ग्रोथ यहीं से स्टार्ट हुई, ठीक है। ज्यादातर 2019 में जब आपके कोविड आए थे, उसके बाद से ही आपका सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्ट किया गया। तो अब मोबाइल बैंकिंग आ गया। अब मोबाइल बैंकिंग से आप कोई भी सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। कोई भी तरीके की सर्विसेज अवेल कर सकते हो जो बैंकिंग की सर्विसेज है। 24/7 कन्वीनियंस है आपके लिए। चैटबोर्ड वगैरह दे दिया गया, 24/7 आप अपने क्वेरी पूछते रहो। चैटबोर्ड है, एआई है, आपसे बात कर रहा है, आपके जो भी बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर रहा है। तो ये आपको किस तरीके का फायदा दे रहा है? एक तो कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब पैसे रखने की, कोविड के बाद से अब देखो किसी के पास हार्डली कैश मिलने वाला है आपको। आप अगर ऑटो से भी चले गए ना, आपने उसको 50 रुपए निकाल के दिए तो वो कहेगा छुट्टे नहीं है, ऑनलाइन कर दो। समझ रहे हो? तो कैशलेस, जो हमारे सरकार का मेन मोटिव था ना कि कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, कोविड-19 ने बना दिया उसको, ठीक है। तो इंस्टेंट कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है, दो ये आपको फ्रॉड से भी बचाता है। क्योंकि पहले अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ कैश लेके जाते थे, मान लो जेब कट गई, जेब कतरे ने जेब काट लिया मेरा, है ना, तो मेरा पैसे का नुकसान हो गया। तो अब वो सारी चीजों से आप बच चुके हो, तो ये आपका ग्रोथ है। दूसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझिए, यहाँ पे स्टामा किया है तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। पहले क्या होता था, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते थे, जैसे एक पर्सन है ए, उसको बी को पैसे सेंड करने हैं, मनी सेंड करने हैं इमीडिएट बेसिस पे 5,000 रुपए, ठीक है। ए गया बैंक बैंक के पास, अपने बैंक के पास बोला मेरे को ट्रांजैक्शन करना है, इमीडिएट बेसिस पे ट्रांजैक्शन कीजिए, बी के पास पैसे पहुंचने चाहिए, थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी है। बैंक कह रहा है रुक जाओ, मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी टाइम लगेगा आपको। मैं यहाँ पर 3-4 पार्टीज को इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3-4 मिडिल मैन लगेंगे। अब ये ट्रांजेक्शन करेंगे, ये चेक करेंगे, चेक करने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ये चीज आपकी 3 दिन में पहुंचने वाली है। खत्म। जो इंसान मेडिकल इमरजेंसी में था वो मर गया, क्योंकि पैसे ही नहीं पहुंचे टाइम पे। क्या हुआ? तो ये आपकी टेक्नोलॉजी थी। पहले बहुत सारा इंटरवेंशन होता था मिडिल पर्संस का, मिडिल बैंक्स होती थी आपके यहाँ पर, क्लियरिंग हाउसेस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था और कॉस्टली भी होता था बैंक के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली बैंक भी को पैसे भेज ही नहीं पा रही है, टाइम टेकिंग है। अब आया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ने कहा कि अगर पर्सन ए को पर्सन बी को पैसे भेजने हैं 5,000 रुपए इमीडिएट, अभी भेजो, डायरेक्ट बैंक, ए का बैंक बी के बैंक को इमीडिएट बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करेगा।
और बैंक ए और बैंक बी आपस में देखते भी रहेंगे कि कितना बैंक ए के अमाउंट से पैसे कटे हैं और बी के पास कितना पहुंचा है। ये ट्रांसपेरेंसी पूरा मेंटेन रहेगा, कोई मिडिल मैन की इंटरवेंशन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इंस्टेंटली मनी को ट्रांसफर किया जाएगा। ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है हर किसी के पास इसका एक्सेस है, हर किसी के पास इस डेटा का कॉपी है। सेंट्रलाइज में क्या होता है? कोई एक आपका सेंटर होगा जहां पे सारा डेटा आपका रिजर्व करके रखा होता है। बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूं मैं गूगल ड्राइव का। गूगल शीट, ऑनलाइन आप लोगों ने गूगल शीट का इस्तेमाल किया है क्या? तो गूगल गूगल का एक्सेल शीट्स जो होता है, ठीक है, तो गूगल का जो एक्सेल शीट होता है ना गाइस, तो उसमें ना आप देखोगे कि वहां पे आप एक्सेस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड करते हो, ईमेल आईडी डाल के एक्सेस देते हो। अगर आप कुछ भी टाइप करते हो ना उस पे, उस एक्सेल शीट पे कोई भी एक पर्सन टाइप कर रहा है, चार जनों के साथ इसको शेयर कर दो, तो हर चारों को ही दिखता रहता है और हर कोई अपना अपना ना एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेता है। दो ये शेयर किया हुआ है सबके साथ, लेकिन अगर आप कुछ लिख रहे हो, आप मान लो ए लिख रहे हो तो दिखेगा मुस्तफा इज राइटिंग। बी लिख रहा, अगर आप बी लिख रहे हो तो लिखेगा प्रदान इज राइटिंग। तो इस तरीके से आपको दिखता रहता है, तो हर कोई देख रहा है उसमें, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है, एक्सेस किसी एक के पास नहीं है, सभी के पास है, सब देख रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रॉड कोई नहीं कर सकता है। अगर चलो वर्स्ट केस सिनेरियो, आपने डेटा देखा ही नहीं, हिस्ट्री वर्जन दिखता है गाइस। गूगल आपने एक्सेल शीट कभी खोल के देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो साइड में ना आपको हिस्ट्री वर्जन दिखेगा, जिसपे दिखेगा कि मुस्तफा हैज चेंज दिस, टाइम के साथ बताएगा 11:53 PM, इसने कुछ चेंज किया है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो एग्जैक्ट आपको डेटा दिखा देगा कि उसने चेंज क्या किया था। ये क्या है? ये आपका वो सिस्टम है जिसमें हर कोई हर चीज को दे सकता है, उसी को डिसेंट्रलाइज करते हैं, सबके पास एक्सेस है, सबके पास कॉपी है। तो ये आपका ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होता है, इसमें हम कस्टमर्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड गाइस डेटा होते हैं, जैसे कि आप पेमेंट कर रहे हो 5,000 का, 10,000 का, जितना भी पेमेंट कस्टमर कर रहा है, वो सारा डेटा हर एक सेंटर के पास, हर एक कंप्यूटर के पास उसका एक्सेस होता है, सभी के पास उसकी एक कॉपी होती है। हर किसी के पास, कर यहां से रहे हो, सबके पास उसकी कॉपी है। जब कॉपी होती है तो अगर मान लो हैकर ने ये वाला सिस्टम हैक कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? इसमें चेंज किया ना रे, बाकी में तो कॉपी रखा ही हुआ है, बाकी में तो कॉपी है, अब ले जाओ एक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज होता तो अगर चोरी हो गया होता, हैक हो गया होता, तो बस खलास, यहीं पे पूरा सिस्टम कोलैप्स। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। बताइए यहां तक आपको समझ में आ रहा है? बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, तो यहां पर ब्लॉकचेन जो है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं गाइस, उसको रिकॉर्ड करके रखना। जैसे अभी पर्सन ए का 5,000 का ट्रांजेक्शन्स बी के पास गया है, इस 5,000 का रिकॉर्ड कौन रखने वाला है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रखने वाला है। ठीक है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसको वैलिडेट करता है कि जेन्यून पर्सन से जेन्यून पर्सन के पास पहुंचा है कि नहीं। ठीक है, सेंडर से रिसीवर के पास सही से पहुंचा है कि नहीं, यह देखने का काम ब्लॉकचेन का होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन में किसी भी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक टू बैंक हम डील करेंगे, बैंक टू बैंक। जैसे मैं आपसे डायरेक्ट डील कर रही हूं, मुझे क्या मिडिल मैन की जरूरत पड़ी आपके लिए क्लास लेने के लिए? नहीं ना, मैं हूं, आप लोग हो, खत्म, डायरेक्ट हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन यहां पे नहीं है। तो सिमिलरली यहां पे कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं है। और ब्लॉकचेन कैसा है? डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डेटा यहां पे कैसा है आपका? सिक्योर है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि सभी के पास इसका कॉपी है, ट्रांजेक्शन्स का है। ठीक है, क्लियर, वेरी नाइस प्रसाद सर, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। चलिए, तो इससे रिलेटेड ना आपका एक क्वेश्चन पूछा था गाइस जैब में 2023 में, बताएंगे आप लोग आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ब्लॉकचेन इन बैंकिंग? आपको बताना है कि कौन इसमें से ब्लॉकचेन को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है। मेरा मुंह दुख रहा है, आप लोग आंसर्स करें। आपके पास चार ऑप्शन है, आंसर्स कीजिए जल्दी। एक्टिव, एक्टिव हो जाए गाइस फटाफट से, आंसर्स करें। वेरी नाइस, राजू सर, मुस्तफा सर, गुड गुड गुड। बाकी लोग इतना स्लो नहीं करना है, इतना फास्ट मैं पढ़ा रही हूं, आप इतना स्लो आंसर्स करोगे? सीरियसली, आंसर्स, आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी, जो लोग भी लाइव सेशंस को ज्वाइन करके बैठे हैं।
नहीं करेंगे? प्रसाद सर, प्रधान सर, प्रधान सर, हाँ सोइए आप लोग। गुड। एंड क्लास का एंड होते होते ही हम सो जाएंगे, हम आंसर से नहीं करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए, ऑप्शन बी आपका सही है, जो लोग भी लगा रहे हैं। आइए और भी है फ्यूचर्स, फटाफट से देखते हैं। एक है एआई इन डेटा साइंस और एक है साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैसे ही डेटा साइंस आपके बैंकिंग सेक्टर में आया, क्या क्या फायदे हुए इससे? फ्रॉड से बच गए आप, कैसे भाई? तो देखिए, जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हो बैंक में, ठीक है, बैंक के सिस्टम के साथ, तो अगर कोई भी आपको एनोमली डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन का क्या मतलब हुआ? अब एक कस्टमर है जिसके बैंक अकाउंट में ना नॉर्मली नॉर्मली 20 से 30 हजार का ट्रांजेक्शन होता था, उससे ज्यादा कभी उसका हुआ ही नहीं ट्रांजेक्शन। अचानक से ना एक दिन ओवरफ्लो हो गया, मतलब कि 10 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया। ले भाई, ये क्या हो गया? तो अब क्या करेगा ये एआई? तुरंत रेड अलर्ट देगा, ठीक है। ये रेड अलर्ट देगा कि भैया ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये जो राम का बैंक अकाउंट है, यहां पे कुछ तो सस्पिशियस है। अब बैंक को जैसे ही, सिस्टम को जैसे ही ये चीज रेड अलर्ट की तरह प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे ही सिस्टम पे जो भी इंसान बैठा होगा, जो इस सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा, वो तुरंत चेक करेगा कि अच्छा एक अकाउंट है जिसमें इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। नाउ तुरंत आप इस कस्टमर को कॉल करके इस चीज को डिटेक्ट करोगे, उनसे रीजंस पूछोगे, एक्सप्लेनेशंस लोगे कि भैया इस तरीके का कैसे हुआ, क्या रीजन था, कहां से पैसे आए हैं, जो भी है एक्स वाई जी, ठीक है। दूसरा, कस्टमर के एनालिटिक्स को जानने में हेल्प करता है, कस्टमर के एनालिटिक्स को। अब हर कस्टमर का डेटा, जैसे एक आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टूल है, सिस्टम ये एक टूल है, राइट। अब उसने अपने कस्टमर का डेटा डाला था, अब वो तो एआई के थ्रू ही काम कर रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको इजीली बताएगा कि कौन सा कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट लेके रखा है, कौन सा एज ग्रुप किस तरीके के प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद कर रहा है। जैसे आपने देखा कि 25 साल से लेकर के 35 साल के बीच का जो एज ग्रुप है, यानी कि ये जो मिलेनियल्स के एज ग्रुप है, ये ज्यादातर लोन्स ले रहे हैं, तो ये आपको ये बता देगा कि किस तरीके का लोन ज्यादा ले रहे हैं। तो होम लोन ले रहे हैं, लो हो गया काम, यहीं पे बैंक का खत्म। बैंक ने होम लोन की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग फीचर्स, क्रॉस सेल करना, डिस्काउंट प्राइस देना, प्राइस बंडलिंग करना, सब करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भैया हमको कस्टमर अट्रैक्ट करना है। तुरंत आपको ये मार्केट का कंपटीशन बता दिया, कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर है। एआई आपको तुरंत सारी चीजें बता दिया कि आपके बैंक का कॉम्पिटिटर कौन कौन है, किस तरीके की प्राइसिंग वो दे रहा है, आप कैसी प्राइसिंग दे सकते हो। तो ये सब आप एआई के थ्रू इजीली कर पाते हो, ठीक है। तो ये आपको रिस्क से भी बचाता है। जब आप लोन, जब भी कोई कस्टमर आपसे लोन लेने आता है, तो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में क्या है, उसमें भी एआई ही तो लगा है। कैसे आपको पता चलता है कि किसका क्रेडिट स्कोर कितना है? आप खुद काउंट करने बैठते हो क्या? नहीं, एआई आपको पूरी चीज इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि हाँ ये कस्टमर है, इसका 700 क्रेडिट स्कोर है, ठीक है हम इसको लोन दे सकते हैं, सेफ है, सेफ है, ये बंदा सेफ है। एक का दिखा 300 है, नहीं नहीं रुक जाओ, लोन नहीं देना है, 300 वाले क्रेडिट स्कोर वाले को लोन नहीं देना है, ये फ्रॉड, फ्रॉड नहीं है, डिफॉल्टर हो सकता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजों से आपको बचाता है एआई, एआई एंड डेटा साइंस, ठीक है। आज के डेट में हम अपने बैंकिंग सेक्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग टू साइबर सिक्योरिटी। तो अब भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है? मैंने कहा चीजें ऑनलाइन हो गई है, बैंक के सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, सेंसिटिव पासवर्ड से लेकर के अकाउंट नंबर से लेकर के कस्टमर का पर्सनल डेटा भी ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। हमको सेव करके रखना पड़ेगा, कैसे? एक और चीज है, जो आपका हैकर होता है ना, जो हैकर होता है उसके लिए सबसे जो ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, जो फंड देने वाला, तो वो बैंक ही है, क्योंकि उसको भी पता है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हैं। तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं साइबर सिक्योरिटी का। घर से बाहर निकलते हो आप, तो घर में लॉक लगा के जाते हो, उससे आपको क्या लगता है? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि घर से चोरी तो कुछ नहीं होगा, मैंने लॉक लगा के आया है, ठीक है, घर में अपने। सिमिलरली ऑनलाइन कस्टमर्स के डेटा को लॉक लगाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। यह साइबर सिक्योरिटी कस्टमर्स के सेंसिटिव पासवर्ड को हैक होने से बचाता है। ये कैसा होता है गाइस? तो ये इंक्रिप्टेड कोड में होता है, बाइनरी डिजिट होता है। इंक्रिप्टेड का मतलब होता है हार्ड टू रीड, यानी कि हैकर उसको इजीली हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट में है, 0101। ये राम का डिटेल है, बताओ क्या लिखा है इसमें? पता चल रहा है? कुछ लिखा हुआ है? नहीं पता चल रहा है ना?
ये होता है बाइनरी इंक्रिप्टेड कोड, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी जो है फाइनेंशियल लॉस से बैंक को बचाता है। तो जब भी बैंक इस तरीके की टेक्नोलॉजी दे रही है, टूल्स दे रही है, ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर को दे रही है, तो उस केस में उनको साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखना होता है, साइबर सिक्योरिटी लगानी होती है, यानी कि लॉक लगाना होता है कस्टमर्स के डेटा में। आप इस लैंग्वेज में समझो, ज्यादा टेक्निकल में मत समझो आप, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझो, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझो कि ये लॉक एंड की है, ऑनलाइन हम अपने कस्टमर्स को यहाँ पे लॉक करके रखते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हम अपने कस्टमर्स को, स्टाफ को, सबको ट्रेन करते हैं कि कैसे हम कस्टमर्स को के डेटा को बचा सकते हैं, ठीक है। कैसे साइबर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है, क्या क्या एडवांटेजेस है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बताते हैं। हाँ, सबके क्या लिमिट की वजह से सबके डिजिटल ट्रांजैक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, थ्रेशोल्ड, हाँ गुड। काफी लोग क्लास, अच्छा ओके, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, और आगे अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पेमेंट्स इनोवेशन एंड बिग नहीं राइज ऑफ बिग टेक इन बैंकिंग इंडस्ट्री, दोनों को पढ़ेंगे। चलिए, तो पेमेंट इनोवेशन, अब देखो कोविड आया, कोविड के बाद हर चीज ऑनलाइन हो गई, तो अब आज के डेट में आप देखोगे कि गूगल पे आ गया है, डिजिटल पेमेंट आप करते हो ना, तो क्या हो गया, इंडिया की इकोनॉमी को हमने और ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी में बदल दिया है कि अब हम 24/7 वॉलेट्स वगैरह का, पहले हम कैसा वॉलेट इस्तेमाल करते थे, अब आप देखोगे आपके फादर वगैरह एक वॉलेट रखा करते थे ना, उसमें कैश होता था, तो पहले हम फिजिकल वॉलेट का इस्तेमाल करते थे। अब हम कैसा वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल वॉलेट। अब हमारे पास मोबाइल का वॉलेट है गाइज, अब इसमें हमारे पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉड से बचाता है आपको, ठीक है। इंस्टेंट आप मोबाइल की मदद से 24/7 पे कर सकते हो, एप्पल से कर सकते हो, गूगल आपका अगर एंड्रॉयड है तो गूगल पे से कर सकते हो, ठीक है, फोन पे है। तो इस तरीके के इनोवेशंस आ गए हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा जो है आप देखोगे कि रिटेल बैंकिंग को थोड़ा सा इससे राहत मिली है, ग्रोथ मिली है काफी ज्यादा, कि ठीक है सब चीज ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा डेटा अपना सेफ हो गया है, पैसे सेफ हो गए। राइज ऑफ बिग टेक, देखिए ये जो बिग टेक कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, इसको हम फांग बोलते हैं। फांग का मतलब होता है फेसबुक, amazon, ठीक है, आपका एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है फांग, ठीक। इनका काम टेक्नोलॉजी का है, बट ये बैंक की सर्विसेज भी दे रहे हैं कस्टमर को, दो दे आर नॉट अ बैंक, बट स्टिल ये कुछ ऐसे बैंकिंग के फैसिलिटीज है जो कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो बैंक के लिए तो भैया ये थ्रेट होना चाहिए था ना, लेकिन बैंक ने दिमाग लगाया यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, इनके साथ हम नहीं कर सकते लड़ाई, हम क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे इनके साथ। यानी कि हम इनको कहेंगे कि देखो बैंकिंग का लाइसेंस हम आपको दे रहे हैं, सिक्योरिटी हम आपको दे रहे हैं, सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं, आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप मुझे अपनी एआई और टेक्नोलॉजी दे दो, ठीक है, दोनों मिलके कस्टमर्स को सीमलेस सर्विस देंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर फांग भी काम कर रहा है तो कस्टमर को सर्विस देने के लिए ही कर रहा है। अब फांग के पास, ये बड़ी जो कंपनीज होती है, इनके पास तो बहुत सारे इंप्लॉई हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके पास भी कस्टमर्स है गाइस, और हमारे बैंक के भी पास है, लेकिन बैंक के पास एक चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो बिग टेक कंपनीज है ना, चलो इसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम इनको लाइसेंस देते हैं, हम इनको सेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ये हमको एआई देंगे, दोनों मिलकर के काम करेंगे, खत्म बात। तो ये भी आपका एक तरीके का जो है कॉम्पिटिशन्स को और ज्यादा जो है ग्रो करने में मदद कर रहा है, और रिटेल बैंकिंग को ग्रो करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं राइज ऑफ बिग टेक इन बैंकिंग इंडस्ट्री। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है, आ गया है। तो एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिफोर 1960, मैं देख भी लेती हूं किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है, देखो दोनों मिलके लूटेंगे। मुस्तफा सर ने बिल्कुल ही एकदम सही 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 बात बोला है, दोनों मिलके लूटेंगे, यहाँ कोई कस्टमर नहीं है तो इसलिए हम ये बात कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। बिफोर 1960 इंडियन बैंकिंग मेनली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे फोकस करते हैं, किस पे फोकस कर रहे थे 1960 से पहले, आंसर्स करें आप लोग। वेरी नाइस राजू सर, मुस्तफा सर, ये बाकी लोग कहाँ चले गए, प्रधान सर आ गए आप, वेलकम बैक, वेलकम बैक सर, आपका सेशन खत्म होने वाला है, वेलकम बैक। और सर प्रसाद सर, वेयर आर यू, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, गौरव सर सो चुके हैं तो कोई बात नहीं। वेरी नाइस, आंसर्स आ रहे हैं गाइज, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, गुड।
प्राउड ऑफ यू गाइस। देखिए चैप्टर तो आपका हो चुका है खत्म, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, चलो एक दो क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगी आपको। विच टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेयर अर्ली प्लेयर्स इन द क्रेडिट कार्ड बिजनेस इन इंडिया? बताइए जल्दी से कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है अर्ली क्रेडिट कार्ड लेकर के आया था, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस अपने बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ। आंसर्स करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गोइंग। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आंध्रा बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। तो आप लोग आंसर्स कर रहे हो जो कि बहुत सही है गाइस। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। यहीं पे जाना नहीं है, किसी को नहीं जाना है, रुक जाओ अभी आप लोग। मैंने ना आप लोगों को 34th नंबर स्लाइड से लेकर के 40 स्लाइड तक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए, दो उसके आंसर्स आपको मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। बहुत इजी इजी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। नहीं भी करोगे तो एंड में मैं कराने ही वाली हूं। ये आपका 30 चैप्टर है ना, 30 दिन में खत्म हो जाने हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलने वाला है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। और भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जैसा एज आई प्रॉमिस्ड यू मैं आपको 500 से 1000 क्वेश्चंस देने वाली हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है। ये आपके कुछ चैप्टर्स के आपके एमसीक्यूज हैं जो आपने खुद ने सॉल्व करना है। डाउट होगा तो आप पूछेंगे। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के फटाफट स्टार मार्क करा रही हूं कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं और स्टार मार्क करते चली जा रही हूं ताकि ये सेशंस में भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर आप लोगों को इसको लिखना भी होगा तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। देखिए आइए बात करते हैं। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहां पे आपसे ये एक बार ये जरूर आपको, क्योंकि ना बहुत बार मैंने देखा है बैंकर्स यहां पे जरूर कंफ्यूज करते हैं कि रिटेल बैंकिंग को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं और किसको सर्व करता है रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा पॉइंट है जो इसको आप स्टामा करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका फेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, स्टार मार्क कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ना, एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है आपको। वेरी नाइस आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, अच्छा चलिए। इसके बाद है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार गो थ्रू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस आज तक आए नहीं है, बट आप गो थ्रू करके रखते हो ना तो सही रहता है, ठीक है। एडवांटेजेस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट इट बी, रहने दो। कंस्टेंट भी नहीं याद करना है इतना, हटाओ इसको। इवोल्यूशन में नहीं, यहां से भी आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आने की संभावना सिर्फ यहीं से है। ये दो जो है आपको फैक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों को स्टार मार्क कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। नाम याद रखेंगे। आइए और मैं बता दूं आपको, आगे चलते हैं। इस डेटा से भी कुछ आता नहीं है, आगे चले। यहां से भी कुछ नहीं आता, यहां से भी कुछ नहीं आता, यहां से, हाँ, यहां से आने की संभावना है। अभी तक नहीं आया है, आईआईबीएफ का दिमाग फिर गया तो सबसे पहले यही पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ट्रस्ट मी गाइज, अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली है पहले प्रीवियसली, तो मैंने जो जो स्टार मार्क किया है गाइज वहां से क्वेश्चंस आ गए हैं, तो थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्या हो जाता है, वहां से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग में ब्लॉकचेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आना भी होगा तो यहीं से क्वेश्चन आपको पूछने वाला है ब्लॉकचेन से, या आपसे ये पूछ सकता है कि डिजिटल बैंकिंग जो होते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं, फैसिलिटीज है, ठीक है। तो आप एक बार इसको कि 24/7 आपको एक्सेस मिल जाता है इसका, है ना, मतलब कन्वीनियंस है कस्टमर्स के लिए, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एआई वगैरह ज्यादा आपसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आपने आपसे जैब एग्जाम पूछता नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है इसके लिए, ठीक है। इससे भी आपके चांसेस नहीं है आने के गाइस। बस तो चैप्टर 1 में ना ज्यादा आपको टॉपिक्स ही नहीं है। आपको टॉपिक कौन कौन से मैंने बताया कि एक ब्लॉकचेन देख लेना, ठीक है। एक आप देख लेना मास रिटेल और क्लास रिटेल देख लेना। एक आप देख लेना कि रिटेल बैंकिंग को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, किसको किसको सर्व करता है ये, ठीक है। और क्या बताया मैंने, और आपको मैंने एक बोला कि आप फ्यूचर देख लो, फ्यूचर ग्रोथ क्या है रिटेल बैंकिंग का, ठीक है। और थोड़ा सा डिजिटल बैंकिंग का थोड़ा बहुत देख लेना, खत्म। पूरा का पूरा चैप्टर आपका इतने में ही समाप्त हो जाना चाहिए, इतना ही है। इतना ही आता है, आया तो आया, नहीं आया तो वो भी नहीं आया। देखा ना आपने, एक बार मई में पूछा था 2023 में क्वेश्चन, और अक्टूबर में पूछा, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा है क्वेश्चन। ब्लॉकचेन से आया भी है थोड़ा, मतलब आ भी जाए, लेकिन बाकी से आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है तो जल्दी से बताइए गाइस। मैम कोई ईद है, नमाज होगी कल, ज्वाइन, अच्छा कल ईद है, कल ईद है, ओके।
ईद मुबारक गाइज। ईद है तो अच्छा, तो कल ईद, ठीक है कोई बात नहीं, आप देखना लाइव सेशंस नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे वैसे भी आपको क्लासेस मिल जाएगी मुस्तफा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कल पीपीवी की क्लास है, वैसे भी बेसिक क्लास है, डोंट वरी, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं तो टेंशन वाली बात नहीं है सर। चलिए ठीक है, बताइए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? सब ऑल गुड है ना? गाइस देखिए, ये जो सेशन है आपका खत्म यहीं पे होता है। मैं आपको बता दूं कि 1 से 2 घंटे आपको वीडियो की प्रोसेसिंग में लगते हैं। उसके बाद आपको क्लास का जो है आपको लिंक वीडियो का टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जो भी सेपरेट ग्रुप बना है प्राइवेट उसमें मैं दे दूंगी। और उसके नीचे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है। और इसके बाद आप लोग ये भी बता दो कि आज का सेशन कैसा था, ऑल गुड, परफेक्ट, या कल से कोई और नया जोश लेके आना है, क्या करना है बताइए, जल्दी बताइए, फीडबैक दीजिए और फिर सेशन को आज यहीं पे करेंगे रैप अप गाइस। परफेक्ट, परफेक्ट था सर। राजू सर, आपको बहुत टेंशन हो रही थी, आप मुझे बताएं, बेस्ट। अब आपको डर नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब डर खत्म आपका, राजू सर। 2 घंटे कंटिन्यू ये सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, ओ गॉड। इतने में तो पूरे साल में नहीं बोला होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, क्या करें, हमारा काम ही है गाइस, नहीं पढ़ाऊंगी तो आप कैसे एग्जाम क्लियर करोगे? फिर आप थैंक यू कैसे बोलोगे बाद में मुझे आके कि मैम आपने पढ़ाया था, एग्जाम क्लियर हो गया मेरा। हाँ जी। अब जिनके भी डर थे, दुख थे कि भैया हम कैसे क्लासेस लेंगे, क्या होने वाला है, अब समझ में आ गया होगा। नाउ जो लोग भी YouTube पे इस सेशन को देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी सेशन आपको YouTube पे दिखने वाला है, तो पेड बैच वाले आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पहला डेमो क्लास है जो इनके पास जाने वाला है। इसके बाद के कोई भी क्लासेस आपको पेड बैच के नहीं मिलेंगे गाइस, क्लियर हो जाइए यूट्यूब सेशंस वाले। अगर आपको क्लासेस डिटेल्ड वे में जैसे आज पढ़ाया है मैंने, आपको समझ में आ रहा है, फ्रूटफुल लगता है, तो आपने पेड बैच को ज्वाइन करना है। इनरोल कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल पीपीबी की क्लास में। आज के लिए इतना ही है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। अब भी प्रोवाइड कर रही हूं मैं आप लोगों को पीडीएफ्स, डोंट वरी। कोई डाउट हो 24/7, पेड बैच वाले आपकी बात कर रही हूं मैं, आप लोग 24/7 एक्सेस कर सकते हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड, हर चीज एग्जाम ओरिएंटेड, और कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, गुड, रैप अप करें सेशन को। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, थैंक यू जो लोग भी आज का लाइव सेशन ज्वाइन किए, और जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस देखने वाले हैं, आप लोग कोशिश कीजिए यार लाइव सेशंस में आने का, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को।